दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एकदम लास्ट इकाई जो खंड 3 का लास्ट है, इकाई 4 दूर शिक्षण पद्धति में क्षेत्र अभ्यास पर्यवेक्षण, जो MSW 005 का खंड 3 है, इकाई 4। नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो सामाजिक ताने-बाने के लिए बेहद अहम है। सामाजिक कार्य की शिक्षा और इसका ज़मीनी हकीकत से जुड़ाव। हमारे पास एक दस्तावेज है, सामाजिक कार्य शिक्षा और व्यावसायिक अभ्यास शीर्षक से। तो इसी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के पेशेवर वो तैयार कैसे होते हैं। ये सोचना ही काफी संजीदा है ना, कि सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर उन लोगों के साथ काम करते हैं जो शायद अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मतलब बहुत ही संवेदनशील हालात में। जी ऐसे में जरा सी चूक या कोई गलतफहमी उसके नतीजे बहुत भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है उनकी ट्रेनिंग का पुख्ता होना तो मतलब बहुत जरूरी है। तो ये दस्तावेज हमें क्या बताता है? ये जो तैयारी की प्रक्रिया है सामाजिक कार्यकर्ताओं की इन जटिल भूमिकाओं के लिए, वो है क्या? और खासकर वो जो क्लासरूम की पढ़ाई और असल दुनिया के काम के बीच का पुल होता है ना, जिसे फील्ड वर्क कहते हैं, उसका क्या महत्व है? क्या खास बात है इसमें? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो ये दस्तावेज सामने लाता है वो ये है कि सामाजिक कार्य की शिक्षा वो सिर्फ किताबों और लेक्चर्स तक ही नहीं रह सकती, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा और कह सकते हैं अनिवार्य हिस्सा वो असल कार्य क्षेत्र में अनुभव हासिल करने पर टिका है। अच्छा। इसे सिर्फ एक इंटर्नशिप या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी समझना वो सही नहीं होगा। ये तो मतलब पाठ्यक्रम की आत्मा है। दस्तावेज में इसे क्षेत्र शिक्षा या प्रायोगिक अभ्यास कहा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि विद्यार्थी बस कुछ काम करना सीख जाएं। नहीं, ये प्रक्रिया कहीं ज्यादा गहरी है। ये वो जरिया है जिससे विद्यार्थी अपनी एक पेशेवर पहचान बनाते हैं। पहचान कैसे? हाँ, मतलब ये समझते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो कौन है, उनके अपने मूल्य क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, और साथ ही ये उन्हें अपनी समझ और क्षमताओं को परखने और निखारने का भी मौका देता है। इसे हम अनुभवजन्य शिक्षण कहते हैं ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब करके अनुभव से सीखना। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या करना है सिखाने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि कौन बनना है और कैसे सोचना है, इस पर ज्यादा जोर है। ये वाकई एक अलग नजरिया है शिक्षा को देखने का, सिर्फ जानकारी देने से कहीं आगे। आमतौर पर तो हम डिग्रियों को जानकारी से जोड़ते हैं, पर यहाँ तो जैसे व्यक्तित्व और पेशेवर नैतिकता का निर्माण वो केंद्र में लग रहा है। बिल्कुल, व्यक्तित्व का विकास भी है। लेकिन एक सवाल आता है मन में, क्लासरूम में तो सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। फील्ड में तो हालात बिल्कुल अलग हो सकते हैं ना, अनप्रेडिक्टेड। जी। तो ये कैसे पक्का किया जाता है कि विद्यार्थी उन सिद्धांतों को असल उलझी हुई परिस्थितियों में लागू कर भी पाएं? मतलब सिर्फ फील्ड में भेज देना तो काफी नहीं होगा शायद। वो जुड़ाव कैसे बनता है क्लासरूम की पढ़ाई और फील्ड के बीच? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पे है। यहीं पर दस्तावेज पर्यवेक्षित क्षेत्र आधारित निर्देश यानी सुपरवाइज्ड फील्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन के महत्व को बताता है। इसका मतलब है कि विद्यार्थी अकेले नहीं छोड़ दिए जाते फील्ड में। अच्छा। वे एक अनुभवी पर्यवेक्षक, एक सुपरवाइजर की देखरेख में काम करते हैं। और ये सुपरवाइजर सिर्फ निगरानी नहीं करते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, चुनौती देते हैं और सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे आसान बनाते हैं। ये सुपरविजन ही असल में वो पुल है जो सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता है। विद्यार्थी अपनी फील्ड की जो चुनौतियां हैं, दुविधाएं हैं, सफलताएं, असफलताएं, उन सबको सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करते हैं। वो सीखते हैं कि कक्षा में पढ़े गए मॉडल या सिद्धांत वो असल जिंदगी की जटिलताओं में कैसे लागू होते हैं या कहाँ उनकी सीमाएं आ जाती हैं। दस्तावेज इस बात पर खास जोर देता है कि यही प्रक्रिया है जो व्यावसायिक विशेषज्ञता यानी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज उसे विकसित करने का केंद्रीय तत्व है। अच्छा। ये सिर्फ स्किल देना नहीं है, ये सोचने का तरीका, विश्लेषण करने की क्षमता और नैतिक निर्णय लेने की काबिलियत उसे विकसित करना है। ये सुपरविजन वाली बात वाकई बहुत जरूरी लगती है, क्योंकि सामाजिक कार्य में अक्सर सही और गलत के बीच की रेखा बहुत साफ नहीं होती, धुंधली हो सकती है। हाँ बिल्कुल। मानवीय भावनाएं हैं, सामाजिक दबाव है, संसाधनों की कमी, ये सब मिलकर हालात को बहुत पेचीदा बना देते हैं। जी। तो एक अनुभवी गाइड का होना ऐसे में बहुत मददगार हो सकता है। पर आजकल तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन, उसका चलन बढ़ रहा है। तो क्या इस तरह का गहन, व्यावहारिक
और पर्यवेक्षित प्रशिक्षण वो दूरस्थ माध्यम से भी उतना ही प्रभावी हो सकता है, जहां आमने सामने का संपर्क तो कम होता है? ये आजकल का एक बहुत बड़ा सवाल है और अच्छी बात यह है कि दस्तावेज इस पहलू पर भी ध्यान देता है। दूरस्थ या मुक्त शिक्षा, जिसे डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन कहते हैं, जहां विद्यार्थी मुख्य रूप से प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं, वहां एक चिंता स्वाभाविक रूप से व्यावसायिक समाजीकरण को लेकर होती है। व्यावसायिक समाजीकरण वो क्या है? प्रोफेशनल सोशलाइजेशन। इसका मतलब है पेशे के जो अलिखित नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, व्यवहार के तरीके और एक तरह की पेशेवर सहज बुद्धि को सीखना। ये चीजें अक्सर क्लासमेट्स और टीचरों के साथ रोज की अनौपचारिक बातचीत से भी विकसित होती हैं और वो दूरस्थ शिक्षा में कम हो पाती हैं। हाँ, ये बात तो है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए दस्तावेज दो मुख्य रणनीतियों का जिक्र करता है। पहली, अध्ययन केंद्रों पर, मतलब स्टडी सेंटर्स पर ट्यूटर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन का इंतजाम करना। अच्छा। इससे कुछ हद तक सीधे संपर्क की कमी पूरी होती है। विद्यार्थी सवाल पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, दस्तावेज कहता है कि दूरस्थ शिक्षा में भी पर्यवेक्षित क्षेत्र आधारित निर्देश पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। यानी भले ही किताबी पढ़ाई दूर से हो रही हो, लेकिन जमीनी अनुभव और उस अनुभव के दौरान मिलने वाला गहन सुपरविजन, यही वो मुख्य जरिया है जिससे व्यावसायिक समाजीकरण और व्यवहारिक कौशल सुनिश्चित किए जाते हैं। मतलब फील्ड वर्क यहाँ भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। दस्तावेज का इशारा साफ है। तकनीक मदद कर सकती है, स्टडी मटेरियल पहुंचाया जा सकता है, लेकिन असल दुनिया के अनुभव और उस पर मिलने वाले विशेषज्ञ मार्गदर्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे शिक्षा का माध्यम कोई भी हो। फील्ड वर्क और सुपरविजन ये ऐसे तत्व हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक कार्य की शिक्षा का जो मॉडल है वो अपने आप में काफी अनूठा है। इसमें प्रैक्टिकल अनुभव सिर्फ कोई ऐड ऑन नहीं है, बल्कि पूरी इमारत की नींव है। जी। और सुपरविजन वो सीमेंट है जो उस नींव को मजबूती देता है। चाहे आप क्लासरूम में हो या हजारों मील दूर अपने घर से पढ़ रहे हो, आखिर में आपको फील्ड में उतरना ही होगा और किसी अनुभवी पेशेवर की निगरानी में सीखना ही होगा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक पेशे ने अपनी सबसे बड़ी जरूरत, यानी जमीनी हकीकत से जुड़ाव को अपनी शिक्षा प्रणाली के बिल्कुल केंद्र में रखा है। बिल्कुल। ये ढांचा दिखाता है कि इस पेशे की तैयारी कितनी बहुआयामी है। ये सिर्फ ज्ञान या जानकारी देने तक ही सीमित नहीं है। ये मूल्यों को अपनाने, नैतिक दुविधाओं से जूझने की क्षमता विकसित करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और जाहिर तौर पर व्यावहारिक कौशल को निखारने की एक पूरी प्रक्रिया है। दस्तावेज का सार यही है कि ये सब मिलकर एक ऐसे पेशेवर को तैयार करते हैं जो न सिर्फ जानता है कि क्या करना है, बल्कि समझता है कि क्यों करना है, और जिसके पास मुश्किल हालात में सही ढंग से काम करने का हुनर और नजरिया वो दोनों है। तो आज हमने सामाजिक कार्य, शिक्षा और व्यावसायिक अभ्यास के इन अंशों से जो समझा, उसे अगर मैं समेटूं तो कह सकती हूं कि सामाजिक कार्य की शिक्षा महज एक डिग्री हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक गहन यात्रा है खुद को समझने की, समाज को समझने की और सेवा करने के कौशल और नैतिकता को विकसित करने की। कुछ मुख्य बातें जो सामने आई वो शायद ये हैं। पहली, कि सामाजिक कार्य की प्रकृति ऐसी है कि यहाँ गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए तैयारी बेहद गहन और सावधानी भरी होनी चाहिए। मतलब रिस्क ज्यादा है। जी हाँ। दूसरी, फील्ड वर्क या क्षेत्र शिक्षा कोई ऑप्शनल हिस्सा नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम का अनिवार्य और केंद्रीय स्तंभ है। इसके बिना ये शिक्षा अधूरी है। बिल्कुल। तीसरी, ये फील्ड वर्क सिर्फ काम सीखने के लिए नहीं है, ये अनुभवात्मक शिक्षण का जरिया है जिससे पेशेवर पहचान बनती है, खुद की क्षमताओं और सीमाओं की समझ विकसित होती है और व्यावहारिक कुशलता आती है। वो करके सीखने वाली बात। सही। चौथी, सिद्धांत और व्यवहार के बीच का पुल है पर्यवेक्षित क्षेत्र आधारित निर्देश। अनुभवी सुपरवाइजर की देखरेख में सीखने से किताबी ज्ञान को जमीनी हकीकत में उतारना संभव होता है। हाँ। और पांचवी, शिक्षा का माध्यम चाहे पारंपरिक हो या दूरस्थ, फील्ड वर्क और सुपरविजन पर जोर देकर ही व्यावसायिक समाजीकरण और जरूरी कौशल सुनिश्चित किए जाते हैं। इनका कोई विकल्प नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ये सारी बातें मिलकर दिखाती हैं कि सामाजिक कार्य की शिक्षा प्रणाली किस तरह से डिजाइन की गई है, ताकि वो सिर्फ एकेडमिक रूप से सक्षम लोग ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, नैतिक और व्यवहारिक रूप से कुशल पेशेवर तैयार कर सकें। ये सिर्फ दिमाग को प्रशिक्षित करना नहीं है, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को उस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार करना है जिसका सामना एक सामाजिक कार्यकर्ता रोज करता है। हाँ। ये एक समग्र विकास है,
सिर्फ एकेडमिक योग्यता नहीं। इन सब बातों पर गौर करने के बाद ये विचार मन में आता है कि सामाजिक कार्य शिक्षा का ये मॉडल, जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल इतने गहरे जुड़े हैं और जहां सुपरविजन इतना महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में कितना सोचा समझा और प्रभावी लगता है। अंतिम विचार, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या दूसरे पेशे भी, खासकर वो जिनमें मानवीय संपर्क, सहानुभूति, जटिल निर्णय लेना और अप्रत्याशित स्थितियों से निपटना शामिल हैं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षण या यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन और नेतृत्व की भूमिकाएं, क्या उन्हें भी अपने प्रशिक्षण में इसी तरह के गहन, पर्यवेक्षित और अनिवार्य व्यावहारिक अनुभव को और ज्यादा केंद्रीय स्थान देने से फायदा हो सकता है? क्या हम इस मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। ये है क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण। ये वो कड़ी है जो क्लासरूम की पढ़ाई को, मतलब थ्योरी को, असल दुनिया के तजुर्बे से जोड़ती है। यहीं विद्यार्थी सीखते हैं कि जो पढ़ा है उसे अमल में कैसे लाना है। हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ खास अंश है। शीर्षक है क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण, भूमिकाएं और रणनीतियां। और ये दस्तावेज इस विषय की काफी गहराई में जाता है। तो आज हमारी कोशिश क्या रहेगी? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पर्यवेक्षण, ये सुपरविजन आखिर काम कैसे करता है, खासकर जो पारंपरिक तरीके हैं और जो आजकल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मतलब ओडीएल बढ़ रहा है, उसमें क्या फर्क है। जो लोग ये पर्यवेक्षण करते हैं यानी सुपरवाइजर, उनकी भूमिकाएं क्या क्या होती हैं, और सबसे जरूरी, इसे असरदार बनाने के लिए कौन सी रणनीतियां, कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए मिलकर इस विषय की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पर्यवेक्षण होता कैसे है, इसके अलग अलग मॉडल क्या हैं। जैसे पारंपरिक तरीका क्या है? हाँ देखिए, पारंपरिक रूप से जो शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज या विश्वविद्यालय, वो विद्यार्थियों को फील्ड वर्क के लिए किसी एजेंसी या संस्था में भेजते हैं। और अक्सर क्या होता है कि कॉलेज के जो शिक्षक हैं, फैकल्टी सदस्य, वो पढ़ाने के साथ साथ ये पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और इसके अलावा जिस एजेंसी में विद्यार्थी काम कर रहा है, वहाँ के जो अनुभवी पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो भी मदद करते हैं। एक तरह से मौके पर मार्गदर्शन देते हैं, अतिरिक्त सहायता देते हैं। अच्छा, यानी इसमें शिक्षण संस्थान और फील्ड एजेंसी दोनों की मिलीजुली भूमिका होती है। ये तो काफी स्थापित तरीका लगता है। हाँ बिल्कुल, ये काफी समय से चला आ रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा यानी ओडीएल, उसमें तस्वीर थोड़ी अलग हो जाती है। यहां पर क्या होता है, हर विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से एक फील्ड वर्क पर्यवेक्षक मतलब एफएसडब्ल्यू सौंपा जाता है। और ये जरूरी है कि इन पर्यवेक्षकों के पास सामाजिक कार्य में मास्टर्स डिग्री यानी एमएसडब्ल्यू की योग्यता हो। ये पर्यवेक्षक कॉलेज के फैकल्टी सदस्य भी हो सकते हैं या फिर किसी एनजीओ से जुड़े अनुभवी पेशेवर भी। और ओडीएल में पर्यवेक्षण का तरीका पारंपरिक से अलग कैसे होता है फिर? कई मायनों में। देखिए, ओडीएल में पर्यवेक्षण की प्रकृति, उसकी सामग्री और जो रणनीतियां इस्तेमाल होती हैं, वो पारंपरिक मॉडल से अलग होती हैं। यहां तकनीक का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है। ईमेल है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, फोन पर बातचीत, ये सब जरूरी माध्यम बन जाते हैं। और एक और अहम बात यह है कि ओडीएल में विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि बहुत विविध होती है। अलग अलग उम्र, अलग अलग अनुभव, अलग अलग जगहों से। तो पर्यवेक्षकों को उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील होना पड़ता है, उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझना पड़ता है। मतलब दूर रहकर भी एक मजबूत कामकाजी रिश्ता बनाना, ये यहाँ एक चुनौती भी है और जरूरत भी। हाँ, ये बात तो है। तकनीक से जुड़ना शायद आसान हो, पर वो व्यक्तिगत जुड़ाव बनाना, उसमें ज्यादा मेहनत लगती होगी। अच्छा, एक और मॉडल का जिक्र है जहां पढ़ाने वाला शिक्षक ही फील्ड वर्क का पर्यवेक्षक भी होता है। ये भूमिका तो काफी बड़ी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मॉडल में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। वो सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं करते, बल्कि विद्यार्थी के लिए सही फील्ड वर्क एजेंसी चुनने से लेकर उन्हें काम सौंपने, उनके साथ नियमित रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक बैठकें करने और हाँ, अंत में उनके काम का मूल्यांकन करने तक सब कुछ संभालते हैं। उन्हें यह भी देखना होता है कि विद्यार्थी का सीखने का स्तर क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, फील्ड वर्क के उद्देश्य क्या हैं और एजेंसी के लक्ष्य क्या हैं। इन सब के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। फिर विद्यार्थी को तैयार करना, प्रेरित करना और जो भी मुश्किलें आ सकती हैं, उनके लिए मानसिक रूप से तैयार करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। और मूल्यांकन,
क्या वो अकेले ही तय करते हैं कि विद्यार्थी ने कैसा काम किया? नहीं नहीं, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। हम्म। मूल्यांकन अक्सर मिला-जुला होता है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन होता है जो पर्यवेक्षक खुद करते हैं, और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किया गया मूल्यांकन भी शामिल होता है। अच्छा। इससे क्या होता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता और एक व्यापकता आती है। ओके। और हाँ, एजेंसी के जो पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी भूमिका भी अहम होती है, खासकर रोजमर्रा के काम में मार्गदर्शन देने और मौके पर सीखने में मदद करने में। ये दिलचस्प है कि मूल्यांकन में भी कई पड़ते हैं। चलिए एक और मॉडल की बात करते हैं, नियुक्ति आधारित पर्यवेक्षण। ये क्या है, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये भी एक मॉडल है। इसमें क्या होता है, जिस एजेंसी में विद्यार्थी अपना फील्ड वर्क कर रहा है, उसी एजेंसी का कोई प्रशिक्षित और अनुभवी पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता वो पर्यवेक्षण की मुख्य जिम्मेदारी लेता है। मतलब पर्यवेक्षक एजेंसी का ही कर्मचारी होता है। इसमें क्या कोई खास चुनौती है? सुनने में तो ये बहुत व्यावहारिक लगता है कि जो रोज काम देख रहा है वही मार्गदर्शन दे। ना, व्यवहारिक तो है, लेकिन इसमें एक संभावित चुनौती है। वो है हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि विद्यार्थी के सीखने के जो उद्देश्य हैं, जैसे अलग अलग तकनीकों का अभ्यास करना, और एजेंसी की जो तात्कालिक जरूरतें हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करना, उनमें तालमेल ना बैठे। अब एजेंसी का पर्यवेक्षक है, तो स्वाभाविक रूप से वो एजेंसी के लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है, जो शायद विद्यार्थी के सीखने के व्यापक लक्ष्यों से हमेशा मेल न खाएं। ये तो वाकई एक नाजुक संतुलन साधने वाली बात है। बिल्कुल। और एक और स्थिति तब मुश्किल हो सकती है जब विद्यार्थी एजेंसी में काम तो कर रहा हो, लेकिन उसकी भूमिका सीधे तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता की ना हो। मान लीजिए वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या सहायक भूमिका में है। ऐसी स्थिति में एजेंसी के पर्यवेक्षक को बहुत सावधानी से विद्यार्थी के सामान्य दफ्तर के काम और उसके फील्ड वर्क के असाइनमेंट के बीच साफ अंतर बनाए रखने में मदद करनी होती है। अच्छा। ये जरूरी है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो और अपनी एक स्पष्ट व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान बना सके। उसे अपनी पढ़ाई और एजेंसी की अपेक्षाओं के बीच एक पुल बनाना सीखना होता है। तो ऐसा लगता है कि कोई एक परफेक्ट मॉडल नहीं है। हर मॉडल की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं। पारंपरिक में एक ढांचा है, ओडीएल में लचीलापन और तकनीक है, शिक्षक वाले मॉडल में अकादमिक और व्यवहारिक ज्ञान का मेल है, और एजेंसी आधारित मॉडल में रोजमर्रा के काम से सीधा जुड़ाव है, पर साथ ही हितों के टकराव जैसी चुनौतियां भी हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। चुनाव अक्सर संस्थान के पास क्या साधन है, विद्यार्थियों की जरूरतें क्या हैं और फील्ड वर्क के कैसे अवसर उपलब्ध हैं, इन सब पर निर्भर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर्यवेक्षण की रणनीतियों पर बात करते हैं। कहा गया है कि ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो इसे प्रभावी बनाने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं, खासकर ओडीएल जैसी स्थिति में जहां विद्यार्थी इतने अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। वहां तो शायद एक ही रणनीति सबके लिए काम नहीं करती होगी। आप सही कह रही हैं। प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए कई रणनीतियां इस्तेमाल होती हैं और अक्सर पर्यवेक्षक स्थिति और विद्यार्थी की जरूरत के हिसाब से कई रणनीतियों का मिश्रण अपनाते हैं। खासकर ओडीएल में ये लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो विकासात्मक प्रारूप यानी डेवलपमेंटल फॉर्मेट पर आधारित है। इसका मूल विचार ये है कि विद्यार्थी सीखने के अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। शुरू में शायद थोड़ी झिझक होती है, निर्भरता होती है, फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वतंत्रता आती है। पर्यवेक्षक का काम है कि वो इन चरणों को पहचाने और उसी के अनुसार अपना मार्गदर्शन, अपना समर्थन ढाले। यह रणनीति खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा कारगर होती है जो फील्ड वर्क में बिल्कुल नए हैं। और जो विद्यार्थी थोड़े अनुभवी हो जाते हैं, उनके लिए क्या रणनीति बदल जाती है? हाँ, उनके लिए परिलक्षणीय अधिगम यानी रिफ्लेक्टिव लर्निंग को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसमें जोर इस बात पर होता है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों पर गहराई से सोचें, उनका विश्लेषण करें और उनसे सीखें। यहाँ पर्यवेक्षक सवाल पूछकर चर्चा को दिशा देकर विद्यार्थी को खुद निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। ये एक तरह से खुद करके सीखने और सोचकर सीखने पर आधारित है। अच्छा, यानी एक तरीका ज्यादा निर्देश देने वाला है और दूसरा आत्मविश्लेषण को बढ़ावा देने वाला। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं, हाँ। इसके अलावा पर्यवेक्षण का फोकस या केंद्र बिंदु भी बदल सकता है। कभी पर्यवेक्षण सीधे सेवार्थी यानी क्लाइंट की स्थिति और उसके जरूरतों पर केंद्रित होता है। कभी ध्यान इस बात पर होता है कि विद्यार्थी कौन सी कार्यविधि, कौन सा मेथड या तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, और कभी फोकस पूरी कार्य प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर होता है। विद्यार्थी ने स्थिति को कैसे समझा, क्या योजना बनाई, कैसे हस्तक्षेप किया, उसके क्या परिणाम हुए। और दिलचस्प बात यह है कि कुशल पर्यवेक्षक अक्सर एक ही बैठक में इन तीनों फोकस क्षेत्रों के बीच आसानी से घूमता रहता है, जैसे भी जरूरत हो।
जैसे इग्नू के 2 वर्षीय MSW पाठ्यक्रम में ये देखा जा सकता है। पर्यवेक्षण धीरे धीरे सेवार्थी केंद्रित से विधि केंद्रित और फिर प्रक्रिया उन्मुख होता जाता है, जैसे जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ता है। इसका मतलब है कि पर्यवेक्षक को बहुत लचीला और चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब किस चीज पर ध्यान देना है। बिल्कुल। और ये सब एक तयशुदा संरचना के भीतर होता है। पर्यवेक्षण यूं ही कभी कभार नहीं होता। नियमित रूप से व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल और समूह यानी ग्रुप सत्र आयोजित किए जाते हैं। इन सत्रों से पहले विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने काम, अपने अवलोकन, अपने सवालों के साथ तैयारी करके आएं। और पर्यवेक्षक का काम है कि वो विद्यार्थी की प्रगति, उसकी शंकाओं, उसके प्रदर्शन पर रचनात्मक और सार्थक प्रतिक्रिया दें। ये प्रतिक्रिया मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी, जैसे फील्ड वर्क जर्नल पर टिप्पणियां। ये एक लगातार चलने वाली दो तरफा प्रक्रिया है। आपने पहले भी पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के बीच के रिश्ते के महत्व पर जोर दिया था। इसे और कैसे समझा जा सकता है? इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, ये रिश्ता जिसे हम व्यावसायिक संबंध कहते हैं, ये पर्यवेक्षण की नींव है। एक सुरक्षित, भरोसेमंद और सम्मानजनक रिश्ता ही वो माहौल बनाता है जिसमें विद्यार्थी खुलकर अपनी चुनौतियां, अपनी शंकाएं, अपनी सफलताएं साझा कर सकें। इसी माहौल में क्रांतीय परिलक्षण मतलब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, अपने काम और अपनी सोच पर गहराई से सवाल उठाना और सीखना संभव हो पाता है। इस रिश्ते को सहेजना, इसे पोषित करना, ये पर्यवेक्षण की एक मुख्य रणनीति है। ये विश्वास से बनता है, खुली बातचीत से बनता है, लगातार संपर्क बनाए रखने से बनता है। पर्यवेक्षण की शैलियों की भी बात हुई है। व्यक्तिगत, सहयोगी यानी प्योर और समूह पर्यवेक्षण। इनके अलावा और कौन सी रणनीतियां हैं जो पर्यवेक्षक इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये तीनों मुख्य शैलियां हैं: अकेले में मिलना, सहपाठियों के साथ समूह में सीखना और पर्यवेक्षक के साथ समूह में चर्चा करना। इनके अलावा भी पर्यवेक्षक कई भूमिकाएं निभाते हैं और रणनीतियां अपनाते हैं। जैसे वे एक मार्गदर्शक या मेंटोर बन सकते हैं, कौशल सिखाने के लिए कोचिंग दे सकते हैं, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनके काम में आ रही दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकते हैं, फील्ड वर्क के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता कर सकते हैं, सही फील्ड वर्क प्लेसमेंट चुनने और विद्यार्थी को उसके लिए तैयार करने में मदद करना, ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है। और आज के तकनीकी युग में क्या तकनीक भी कोई भूमिका निभा रही है? निश्चित रूप से। एक नई रणनीति जो उभर रही है, खासकर दूरस्थ शिक्षा के लिए, वो है साइबर पर्यवेक्षण या साइबर सुपरविजन। इसमें ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग होता है, जैसे सुरक्षित चैट प्लेटफॉर्म या वीडियो कॉल पर्यवेक्षण के लिए। इससे न सिर्फ समय पर मार्गदर्शन मिल पाता है, बल्कि विद्यार्थी और पर्यवेक्षक दोनों के लिए पर्यवेक्षण से जुड़ी बातचीत का रिकॉर्ड रखना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा पर्यवेक्षण का तरीका जानकारी देने वाला इन्फॉर्मेटिव हो सकता है या समस्या सुलझाने वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये रिएक्टिव भी हो सकता है, मतलब किसी घटना या समस्या के होने के बाद उस पर चर्चा करना, या फिर सक्रियात्मक भी हो सकता है, जिसमें पहले से योजना बनाकर संभावित चुनौतियों से बचने या निपटने की तैयारी की जाती है। सक्रियात्मक रवैया अक्सर ज्यादा प्रभावी माना जाता है। एक और दिलचस्प बिंदु सामने आया है कि विद्यार्थी पर्यवेक्षण पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसके भी कुछ चरण हो सकते हैं। हाँ, इस पर काम हुआ है। इसके अनुसार विद्यार्थी पर्यवेक्षण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में 4 चरणों से गुजर सकते हैं। पहला है निर्भरता, डिपेंडेंसी, जहां विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए पूरी तरह पर्यवेक्षक पर निर्भर रहता है। दूसरा है कूट निर्भरता, काउंटर डिपेंडेंसी, जहां विद्यार्थी शायद पर्यवेक्षक के निर्देशों का विरोध करे या अपनी स्वतंत्रता जताने की कोशिश करे। तीसरा है परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, जहां विद्यार्थी और पर्यवेक्षक के बीच एक सहयोगी और बराबरी का रिश्ता बनता है। और चौथा है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, जहां विद्यार्थी आत्मविश्वास से खुद निर्णय लेने लगता है और पर्यवेक्षक की भूमिका सलाहकार जैसी हो जाती है। तो एक अच्छे पर्यवेक्षक को इन चरणों को समझना होगा। बिल्कुल, एक कुशल पर्यवेक्षक इन चरणों को पहचानता है और अपनी पर्यवेक्षण शैली, अपनी रणनीतियों को विद्यार्थी की तत्कालीन ज़रूरत, उसके सीखने के स्तर और उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार ढालता है। उसे सिर्फ विद्यार्थी को ही नहीं देखना होता, बल्कि क्षेत्र कार्य के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं और जिस एजेंसी में विद्यार्थी काम कर रहा है, उसके लक्ष्यों और माहौल को भी ध्यान में रखना होता है। ये सब देखते हुए असली चुनौती यही है कि पर्यवेक्षक इन सभी गतिशील तत्वों, विद्यार्थी का विकास, पाठ्यक्रम के लक्ष्य,
एजेंसी की वास्तविकताएं, इनके बीच संतुलन कैसे साधते हैं, ये वाकई एक कला है। यानी पर्यवेक्षण सिर्फ तकनीक सिखाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थी के विकास के हर पड़ाव पर सही मार्गदर्शन देना है। और इसके लिए रणनीतियों का एक पूरा पिटारा चाहिए, जिसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो वाकई एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण काम है। चलिए अब बात करते हैं उन साधनों या औजारों की जिनका इस्तेमाल पर्यवेक्षक इस काम को करने के लिए करते हैं। जाहिर है इतनी सारी रणनीतियों को अमल में लाने के लिए कुछ ठोस तरीकों की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, पर्यवेक्षकों के पास कई साधन होते हैं और वे अक्सर इनका मिला जुला इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रमुख साधन इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्षेत्र अध्ययन पत्रिका यानी फील्ड वर्क जर्नल और पर्यवेक्षक के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका सुपरवाइजर गाइड बुक। ये दोनों दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये फील्ड वर्क के उद्देश्य, भूमिका, अपेक्षाएं और प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण साधन, जैसा हमने पहले भी कहा, वो है पर्यवेक्षक विद्यार्थी का व्यावसायिक संबंध। ये सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि वो आधार है जिस पर पूरा पर्यवेक्षण टिका होता है। खासकर ओडीएल में ये संबंध व्यावसायिक समाजीकरण का मुख्य जरिया बनता है। तीसरा है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ये नियमित रूप से फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों के फील्ड रिकॉर्ड पर लिखित टिप्पणियां उन्हें लगातार मार्गदर्शन देती हैं। इसके अलावा स्वमूल्यांकन, जहां विद्यार्थी खुद अपने काम का आकलन करते हैं, और सहयोगियों की समीक्षा यानी पीयर रिव्यू, ये भी उपयोगी तरीके हैं। सही। चौथा है शिक्षण मूल्यांकन इवैल्यूएशन। ये सिर्फ अंत में होने वाली चीज नहीं है, ये लगातार चलता रहता है, जिसे फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं, ताकि विद्यार्थी को अपनी प्रगति का पता चलता रहे और वो सुधार कर सके। सत्र के मध्य में और अंत में समेटिव मूल्यांकन भी होता है, जिससे ये तय होता है कि विद्यार्थी ने सीखने के न्यूनतम मानक हासिल किए हैं या नहीं। पांचवा है संप्रेषण कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनना, सवाल पूछना, विचारों का खुल के आदान प्रदान करना, ये पूरी पर्यवेक्षण प्रक्रिया के मूल में है। प्रभावी संवाद के बिना कोई भी रणनीति या साधन कारगर नहीं हो सकता। आपने व्यक्तिगत और सामूहिक सम्मेलन यानी इंडिविजुअल और ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस का भी जिक्र किया था। इन्हें कितना महत्वपूर्ण माना जाता है? इग्नू के प्रारूप में तो इनकी न्यूनतम संख्या भी तय है। हाँ, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्तिगत सम्मेलन विद्यार्थी को पर्यवेक्षक के साथ अकेले में अपनी खास जरूरतों, चुनौतियों और सफलताओं पर बात करने का मौका देते हैं। वहीं समूह सम्मेलन सहपाठियों से सीखने, अलग अलग दृष्टिकोण जानने और आपसी सहयोग बढ़ाने का एक बेहतरीन मंच होते हैं। इग्नू जैसे संस्थान इनकी अहमियत समझते हुए ही न्यूनतम सत्रों की संख्या तय करते हैं, जैसे 5 से 10। इनके अलावा प्रक्रिया प्रतिवेदन यानी प्रोसेस रिपोर्ट्स, जिसमें विद्यार्थी अपने काम की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण लिखते हैं, और केस स्टडीज, ये भी बहुत मूल्यवान साधन है। ये पर्यवेक्षणीय सत्रों में गहन चर्चा के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। और स्व प्रतिवेदन या आत्मचिंतन के बारे में क्या कहेंगे? सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्व प्रतिवेदन या आत्मसमीक्षा एक बहुत शक्तिशाली साधन है, क्योंकि असली सीख तभी होती है जब व्यक्ति अपने अनुभवों पर विचार करता है। लेकिन इसकी प्रभावशीलता विद्यार्थी की अपनी अवलोकन क्षमता, सोचने समझने की क्षमता और ईमानदारी पर निर्भर करती है। यहाँ पर्यवेक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो सही सवाल पूछकर, सही दिशा देकर विद्यार्थी को गहरे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर सकता है। इनके अलावा भी कई साधनों का जिक्र है दस्तावेज में, जैसे वीडियो या ऑडियो टेप बनाना या फिर सजीव प्रेक्षण करना, लाइव ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये भी उपयोगी हो सकते हैं, खासकर कौशल का आकलन करने के लिए। जैसे विद्यार्थी किसी सेवार्थी के साथ कैसे बातचीत कर रहा है, इसे रिकॉर्ड करके या सीधे देखकर पर्यवेक्षक ज्यादा सटीक फीडबैक दे सकता है। लेकिन इनके उपयोग में नैतिक पहलुओं का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग या सीधे अवलोकन से पहले विद्यार्थी और खासकर सेवार्थी की सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना अनिवार्य है और उनकी गोपनीयता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ, ये नैतिक पहलू वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन से साधन हैं जिनका इस्तेमाल होता है? और भी कई हैं, जैसे परिलक्षी प्रश्नोत्तर यानी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग। ये ऐसे सवाल होते हैं जो विद्यार्थी को सिर्फ जानकारी देने के बजाय सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर जब वो थोड़े अनुभवी हो जाते हैं। भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग, किसी मुश्किल स्थिति का अभ्यास करने या नए कौशल सीखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है।
भूमिका मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग में पर्यवेक्षक खुद किसी कौशल या व्यवहार का प्रदर्शन करके दिखाता है। प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन में पर्यवेक्षक किसी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझाता और करके दिखाता है, जिसके बाद विद्यार्थी अभ्यास करता है और उस पर चर्चा होती है। छायाकरण या शैडोइंग भी एक तरीका है, खासकर शुरुआती दौर में, जहां विद्यार्थी कुछ समय के लिए पर्यवेक्षक के साथ रहकर देखता है कि वो अपना काम कैसे करते हैं। रचनात्मक आलोचना और प्रशंसा की भी बात है, ये कैसे साधन बनते? देखिए, प्रभावी और रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए। आलोचना हमेशा विद्यार्थी के काम या व्यवहार पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि उसकी व्यक्तिगत कमियों पर। इसका उद्देश्य सुधार लाना होना चाहिए, हतोत्साहित करना नहीं। दूसरी ओर प्रशंसा यानी प्रेज भी उतनी ही जरूरी है। विद्यार्थी की उपलब्धियों, उसके प्रयासों और उसकी सकारात्मक बातों को पहचानना और उनकी सराहना करना न सिर्फ उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि पर्यवेक्षक के साथ उसके रिश्ते को भी मजबूत करता है। ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीकी साधन। हाँ, जैसे हमने पहले साइबर पर्यवेक्षण के संदर्भ में कहा, ये पूरक साधन के तौर पर बहुत उपयोगी हो सकते हैं, खासकर ओडीएल में या जब आमने सामने मिलना संभव न हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यक्तिगत और समूह पर्यवेक्षण दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन यहाँ भी खासकर समूह सत्रों में या संवेदनशील मामलों पर चर्चा करते समय गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के तरीकों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि पर्यवेक्षक अपने व्यावसायिक स्व मतलब प्रोफेशनल सेल्फ का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। व्यावसायिक स्व का मतलब है पर्यवेक्षक का अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने अनुभव, अपने मूल्यों और अपनी पूरी सोच का एक एकीकृत तरीके से इस्तेमाल करना। सोचिए, ये पर्यवेक्षक के व्यक्तित्व और उसकी विशेषज्ञता का वो निचोड़ है जिसे वो विद्यार्थी के सीखने और विकास की प्रक्रिया में जानबूझकर और सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने सेवार्थी के साथ काम करते हुए अपने व्यावसायिक स्व का उपयोग करता है। बस फर्क ये है कि यहाँ विद्यार्थी सेवार्थी नहीं है और रिश्ता पूरी तरह शैक्षिक और विकासात्मक है। कभी कभी बहुत सीमित और उचित तरीके से पर्यवेक्षक द्वारा स्वप्रगटन यानी सेल्फ डिस्क्लोजर, अपने किसी अनुभव या भावना को साझा करना भी एक साधन बन सकता है। अगर उससे विद्यार्थी को सीखने या जुड़ाव महसूस करने में मदद मिले, तो ये सभी साधन मिलकर एक ढांचा बनाते हैं। कोई एक साधन अकेला काफी नहीं है। पर्यवेक्षक को समझना होता है कि किस विद्यार्थी के लिए, किस स्थिति में कौन सा साधन सबसे प्रभावी होगा। ये एक तरह से औजारों के बक्से की तरह है। सही काम के लिए सही औजार चुनना पड़ता है। ये पर्यवेक्षक के अनुभव, कौशल और निर्णय पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाके हमने आज क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण की कई परतों को खोला। हमने देखा कि इसके अलग अलग मॉडल हैं, पारंपरिक से लेकर ओडीएल तक। हमने जाना कि इसे प्रभावी बनाने के लिए कितनी तरह की रणनीतियां अपनाई जाती हैं जो विद्यार्थी की जरूरत के हिसाब से बदलती हैं। और हमने उन तमाम साधनों की भी चर्चा की जो पर्यवेक्षकों के पास मार्गदर्शन, समर्थन और मूल्यांकन के लिए मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सब जानकर हमें क्या हासिल हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि प्रभावी क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण सिर्फ नियमों, प्रक्रियाओं या तकनीकों का एक सेट भर नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। इसमें विद्यार्थी, पर्यवेक्षक, फील्ड एजेंसी और शिक्षण संस्थान के बीच एक निरंतर चलने वाला गतिशील संतुलन साधना होता है। इसका असली लक्ष्य सिर्फ विद्यार्थियों को सामाजिक कार्य के कौशल सिखाना नहीं है, बल्कि उनमें व्यावसायिक मूल्यों, नैतिकता और एक चिंतनशील अभ्यासकर्ता, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने की सोच को विकसित करना भी है। ये प्रक्रिया है। हाँ, और यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली बात भी है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर पर्यवेक्षण जैसी चीजें आ रही हैं, भविष्य में पर्यवेक्षण का स्वरूप कैसे बदलेगा? हम इन नए साधनों का प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग कर सकते हैं ताकि सीखने का अनुभव बेहतर हो, लेकिन साथ ही हम अपने नैतिक जिम्मेदारियों जैसे गोपनीयता और मानवीय संपर्क की जरूरत को कैसे निभाते रहेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें लगातार विचार करते रहना होगा। निश्चित रूप से यह सोचने का विषय है कि तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। इस गहन और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे यकीन है कि इससे क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण की जटिलताओं और इसके महत्व को समझने में काफी मदद मिली होगी। सामाजिक कार्य में जो फील्ड प्रैक्टिस होती है उसमें सुपरवाइजर की भूमिका क्या है? मतलब कितनी अलग-अलग तरह की भूमिकाएं होती हैं? हाँ, ये काफी जटिल विषय है। जी, हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि मोटे तौर पर 3 काम होते हैं: शैक्षिक, प्रशासनिक और सहायक। एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिव। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सुपरवाइजर भविष्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार करने में, खासकर फील्ड प्रैक्टिस के दौरान, कैसे मदद करते हैं। और इसमें वो स्थितियां भी देखनी होंगी जैसे दूरस्थ शिक्षा, मतलब ODL, जी, जहां चुनौतियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। हाँ, सही कहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इन जिम्मेदारियों को परत दर परत। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक भूमिका की। आमतौर पर लगता है कि सुपरवाइजर बस देखता है कि काम हो रहा है या नहीं, पर ये स्रोत बताते हैं कि वो असल में सिखाते भी हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कितना ज़रूरी है, खासकर जब क्लास में जो पढ़ा है और फील्ड में जो हो रहा है उसमें फ़र्क दिखता है, या फिर जैसे आपने कहा ODL में, जहाँ छात्र ज़्यादातर खुद ही पढ़ रहे होते हैं। देखिए, ये शैक्षिक भूमिका तो शायद सबसे बुनियादी है। ये असल में ना सिद्धांत और व्यवहार के बीच का पुल है। ब्रिज। हाँ, बिल्कुल। क्लास की थ्योरी को असल दुनिया की, मतलब उलझी हुई परिस्थितियों में कैसे इस्तेमाल करना है, यही सुपरवाइजर की मदद काम आती है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है। एक अच्छा सुपरवाइजर छात्र को ये भी सिखाता है कि भाई जरूरत पड़ने पर सही जानकारी या संसाधन ढूंढने कैसे। हाँ, ये तो है। आत्मनिर्भर बनाना, जैसे आपने ODL का जिक्र किया, जहां आमने सामने का संपर्क कम होता है, वहां ये और भी जरूरी हो जाता है। मतलब उन्हें तैयार जवाब नहीं देना, बल्कि सवाल पूछना और जवाब खोजना सिखाना है। बिल्कुल। मछली देना नहीं, मछली पकड़ना सिखाना, वो वाली बात। सही है। स्रोत में व्यावसायिक समाजीकरण की भी बात है। मतलब ये जो मूल्य हैं, सिद्धांत है सामाजिक कार्य के, उनको छात्रों में उतारना, ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ लेक्चर से हो जाता है? नहीं नहीं, लेक्चर से तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही, क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये सुपरवाइजर के अपने व्यवहार से, अच्छा, उनकी बातचीत से, मुश्किल हालात में वो कैसे फैसले लेते हैं, जी, इन सब से छात्र सीखते हैं। जैसे मान लीजिए फील्ड में कोई नैतिक दुविधा आ गई, कंफ्यूजन है कि शिवार्थी की गोपनीयता रखें या किसी बड़े खतरे की जानकारी दें। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति है। तो सुपरवाइजर छात्र के साथ बैठकर उस पर चर्चा करते हैं, अलग अलग नजरिए देखते हैं और फिर सामाजिक कार्य के जो नैतिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर फैसला लेने में मदद करते हैं। यही असली समाजीकरण है। मूल्यों को एक्शन में देखना और उस पे सोचना। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरा काम है। अच्छा, और जो व्यावहारिक कौशल हैं, जैसे रिकॉर्ड लिखना, जो शायद थोड़ा बोरिंग लगे हाँ, लगता तो है। या फिर छोटे स्तर पर संस्था चलाने की बातें, जैसे बजट या प्रस्ताव बनाना, क्या ये सब भी सुपरवाइजर के दायरे में आता है? हाँ, बिल्कुल आता है और बहुत जरूरी है। देखिए, रिकॉर्ड कीपिंग तो सामाजिक कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसी से जवाबदेही तय होती है, प्लानिंग होती है, मूल्यांकन होता है। सुपरवाइजर छात्रों को सिखाते हैं कि कैसे साफ, निष्पक्ष और काम का रिकॉर्ड रखें। अच्छा। और जहां तक प्रबंधन कौशल की बात है, तो कई छात्र आगे चलकर खुद की NGO शुरू करना चाहते हैं या किसी संगठन में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। तो उन्हें बजट, प्रस्ताव लेखन या रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बुनियादी समझ देना उनके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये सब करके सीखने का हिस्सा है। लर्निंग बाय डूइंग। तो चले कि वो कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ सुधार करना है। समझ गए। तो शैक्षिक भूमिका सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कौशल, मूल्य और व्यावहारिक समझ विकसित करना है। चलिए, अब दूसरे पहलू पर आते हैं, प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये शायद उतना आकर्षक न लगे, लेकिन इसके बिना शायद सब कुछ बिखर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रशासनिक कार्य उस नींव की तरह है जिस पर सीखने की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो छात्र ठीक से सीख नहीं पाएंगे। सोचिए, एक छात्र फील्ड वर्क शुरू कर रहा है, उसे सबसे पहले क्या चाहिए? एक सही जगह, और ये पता हो कि करना क्या है। बिल्कुल, एक सही प्लेसमेंट एजेंसी, ये स्पष्टता की उससे उम्मीदें क्या हैं, और एक ढांचा जो उसे रास्ते पर रखे। यही प्रशासनिक भूमिका काम आती है। हाँ, जैसे स्रोत बताते हैं कि प्लेसमेंट के लिए सही एजेंसी चुनना, छात्र का ओरिएंटेशन करवाना, लक्ष्य तय करना, और एक बात पे जोर दिया गया है शुरुआत में ही, क्या करें और क्या ना करें, साफ कर देना। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि स्पष्टता से ना भ्रम और गलतियां कम होती हैं।
फील्ड वर्क छात्र का पहला प्रोफेशनल अनुभव हो सकता है। हाँ बिल्कुल। उन्हें पता होना चाहिए कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। उपस्थिति, समय सीमा, रिपोर्टिंग का तरीका, एजेंसी के नियम शुरुआत में ही सब साफ हो जाए तो बाद में तनाव और गलतफहमी से बचा जा सकता है। ये छात्र को व्यावसायिकता की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद करता है। इसमें फील्ड वर्क जर्नल का सही उपयोग कैसे करें, ये समझाना भी शामिल है। और फिर मूल्यांकन और समन्वय की बात आती है। छात्रों के काम का मूल्यांकन करना, एजेंसियों और कोर्स के शिक्षकों के साथ तालमेल बनाए रखना, ये तो काफी संतुलन बनाने वाला काम लगता है। निश्चित रूप से मूल्यांकन सिर्फ ग्रेड देना नहीं है, ये छात्र के विकास को देखना है। ज्ञान, कौशल, नजरिए में क्या प्रगति हुई है। इसके लिए सुपरवाइजर को छात्र के काम को करीब से देखना होता है और एजेंसियों और शिक्षकों के साथ समन्वय इसलिए जरूरी है ताकि यह पक्का हो सके कि छात्र जो फील्ड में कर रहा है वो उसके सीखने के मकसदों और कोर्स के हिसाब से है। सब एक पेज पर हो। जी बिल्कुल, सब एक ही दिशा में काम कर रहे हो, ये जरूरी है। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी जिक्र है, छात्रों के काम के प्रति जवाबदेही। ये पक्का करना कि कर के सीखने की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह को, मतलब जिन लोगों की मदद के लिए छात्र काम कर रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक और नैतिक जिम्मेदारियों में से एक है। हाँ, लगता तो है। सुपरवाइजर को एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होता है। एक तरफ छात्र को सीखने, प्रयोग करने और गलतियां करने की आजादी देनी होती है क्योंकि उसी से वो सीखेगा। दूसरी तरफ सेवार्थी के हितों और उनकी सुरक्षा की रक्षा करनी होती है। ये पक्का करना होता है कि छात्र की अनुभवहीनता या गलती का खामियाजा सेवार्थी को न भुगतना पड़े। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए लगातार निगरानी, मार्गदर्शन और कभी-कभी सीधे हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। वाकई ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मानवीय पहलू पर, सहायक कार्य, सपोर्टिव फंक्शन। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये बहुत अहम है। फील्ड वर्क भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। छात्र गरीबी, अन्याय, दुख दर्द को बहुत करीब से देखते हैं। बिल्कुल। और साथ ही वे अपनी भूमिका, अपनी क्षमताओं को लेकर शक और असुरक्षा भी महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। सामाजिक कार्य शिक्षा का एक मकसद छात्र के व्यक्तिगत स्व को उसके व्यावसायिक स्व के साथ मिलाना है। अच्छा, पर्सनल सेल्फ और प्रोफेशनल सेल्फ। जी। फील्ड वर्क अक्सर छात्र की अपनी भावनाओं, उसके मूल्यों, उसके पूर्वाग्रहों को सतह पर ले आता है। यहीं पर सुपरवाइजर की सहायक भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? उन्हें एक ऐसा सुरक्षित और सहायक माहौल बनाना होता है जहां छात्र अपनी भावनाओं, डर और उलझनों को बिना झिझक साझा कर सकें। ये भावनात्मक समर्थन उन्हें इन चुनौतियों से निपटने और एक पेशेवर के रूप में विकसित होने में मदद करता है। स्रोत में आत्मविश्वास बढ़ाने, आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करने जैसी बातें कही गई हैं। एक विचार जो मुझे बहुत गहरा लगा वो है छात्र को उसके व्यक्तिगत अधूरे कार्य यानी अनफिनिश्ड बिजनेस को समझने में मदद करना। मतलब कैसे उसके अपने जीवन के अनुभव या मुद्दे उसके काम को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब सेवार्थी की समस्याएं उसकी अपनी समस्याओं जैसी हों। ये कैसे किया जाता है? क्या सुपरवाइजर थेरेपिस्ट बन जाता है? नहीं, सुपरवाइजर थेरेपिस्ट नहीं बनता और ये सीमा बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। लेकिन वे छात्र को आत्मचिंतन मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो छात्र को सोचने पर मजबूर करें कि किसी खास स्थिति में उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी या कोई खास मामला उसे क्यों ज्यादा परेशान कर रहा है। अच्छा, सोचने पर मजबूर करना। हाँ, ये छात्र को अपने पैटर्न, अपनी कमजोरियों या संवेदनशीलताओं को पहचानने में मदद करता है। और अगर सुपरवाइजर को लगता है कि छात्र को गहरी व्यक्तिगत मदद की जरूरत है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे उसे सही काउंसलर या संसाधन के पास रेफर करें। लेकिन उस जरूरत को पहचानना और उस पर संवेदनशीलता से बात करना ये सहायक भूमिका का हिस्सा है। तो ये एक तरह से जागरूकता बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर सही दिशा दिखाने जैसा है। हाँ। और ये सब करने के लिए सुपरवाइजर और छात्र के बीच एक मजबूत रिश्ता होना जरूरी होगा। बिल्कुल। विश्वास और सम्मान इस रिश्ते की बुनियाद है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि नियंत्रण या अधिकार का इस्तेमाल करने से पहले संबंध बनाना जरूरी है। पहले कनेक्शन। जी। जब छात्र को लगता है कि सुपरवाइजर उसकी परवाह करता है, उसे समझता है और उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तभी वो खुलकर अपनी चुनौतियां बताएगा और फीडबैक को मानेगा। सही बात है। सुपरविजन का ये संबंध ही सीखने और विकास का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां डर न हो, जहां छात्र गलती करने से घबराए नहीं बल्कि उसे सीखने के मौके के तौर पर देखे। स्रोत में मेंटरिंग को एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है।
जिसमें सुपरवाइजर एक देखभाल करने वाला, एक आदर्श, एक प्रशिक्षक होता है जो बिना शर्मिंदा किए या डांटे गलतियों को सुधारने में मदद करता है। क्या ये सहायक भूमिका का सार है? हाँ, मेंटरिंग इस सहायक भूमिका को बहुत खूबसूरती से समेटता है। ये सिर्फ काम करवाने या गलतियां निकालने से कहीं आगे है। ये छात्र के पूरे विकास, पेशेवर और व्यक्तिगत में रुचि लेना है। एक मेंटर मार्गदर्शन करता है, हौसला देता है, चुनौती देता है और छात्र को उसकी क्षमता पहचानने में मदद करता है। ये एक गहरा विकासात्मक संबंध है जो छात्र पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि सामाजिक कार्य क्षेत्र अभ्यास में सुपरवाइजर की भूमिका कितनी जटिल, कितनी बहुस्तरीय और कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, वाकई में। ये सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि शिक्षण, प्रबंधन और भावनात्मक सहारे का एक अनूठा संगम है। ये तीनों धागे, शैक्षिक, प्रशासनिक और सहायक, अलग अलग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपस में गुंथे हुए हैं और मिलकर एक छात्र को एक सक्षम, संवेदनशील और प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता बनने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद असली चुनौती और कला इसी में है कि एक सुपरवाइजर इन तीनों भूमिकाओं, शिक्षक, प्रशासक और सहायक या मेंटर, के बीच संतुलन कैसे साधता है। ये संतुलन साधन। हाँ, हर छात्र अलग होता है, हर स्थिति अलग होती है। इसके लिए जबरदस्त कौशल, आत्म जागरूकता, लचीलापन और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। जी। और ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि अच्छे सुपरविजन का असर सिर्फ छात्र तक सीमित नहीं रहता। जब छात्र बेहतर सीखते हैं तो वो बेहतर प्रोफेशनल बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका सीधा फायदा उन व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को मिलता है जिनके साथ वे काम करते हैं। तो ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। और आज के इस बातचीत के आधार पर श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है, सीखने वाले खुद, चाहे वो सामाजिक कार्य के छात्र हों या किसी और क्षेत्र में कुछ सीख रहे हों, अपने सुपरविजन या मार्गदर्शन के अनुभव को ज्यादा सार्थक बनाने के लिए सक्रिय रूप से क्या कर सकते हैं। ये अच्छा सवाल है। वे अपने सीखने की प्रक्रिया में इन शैक्षिक, प्रशासनिक और सहायक पहलुओं का लाभ उठाने के लिए अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब छात्र की भी इसमें भूमिका है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। विविध भूमिकाएं, जिससे पता चलता है कि ये भूमिका हमारी आम सोच से कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुपरवाइजर का काम बस देखना है या निर्देश देना है, पर ये स्रोत तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एक सुपरवाइजर असल में कितने अलग-अलग काम करता है, या कह लें कि कितनी टोपियां पहनता है। बिल्कुल। और स्रोत शुरू यहाँ से करता है कि ये भूमिकाएं सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, ये तो व्यवहारों का एक पूरा समूह है। मतलब सुपरवाइजर अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने के लिए अलग-अलग तरह से बर्ताव करते हैं। ये समझना जरूरी है, ये एक काम नहीं, कई सारे कामों का, व्यवहारों का एक मिश्रण है। दर्शक, ये तो शुरू में ही काफी लंबी लिस्ट लगती है। क्या हम इन मुख्य भूमिकाओं को थोड़ा सा खोल सकते हैं? जैसे शिक्षक और समर्थक, इनमें क्या मूल फर्क है? हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी भूमिकाएं हैं। देखिए, शिक्षक के तौर पर सुपरवाइजर का काम है सीधा ज्ञान देना, कौशल सिखाना, जैसे थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ना या कोई नई तकनीक सिखा दी, छात्र के काम पर फीडबैक दिया। जी। वहीं समर्थक का रोल जो है वो ज्यादा भावनात्मक और व्यवहारिक सहारे पर है। अच्छा। फील्ड वर्क में तनाव हो सकता है, छात्रों को दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ सुपरवाइजर एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, हिम्मत देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, तनाव तो होता ही है फील्ड वर्क में। तो एक ज्ञान दे रहा है, दूसरा सहारा। अच्छा, अब ये सहायक, एनेबलर जिसे कहते हैं, और मार्गदर्शक यानी गाइड, ये सुनने में काफी मिलते जुलते से हैं। क्या इनमें कोई खास अंतर है स्रोत के हिसाब से? है। एक बारीक सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। सहायक का काम अक्सर होता है किसी खास काम में या बाधा को हटाने में सीधी मदद करना। मान लीजिए कोई प्रोसेस समझने में मदद कर दी, या कोई संसाधन जुटा दिया, या कोई रुकावट हटा दी जिससे छात्र आगे बढ़ सके। अच्छा, मतलब फौरी मदद। जी। दूसरी तरफ मार्गदर्शक, वो ज्यादातर दिशा दिखाने वाला होता है। वो छात्र को अपने सीखने के लक्ष्य बनाने में, या करियर के रास्ते सोचने में, या अपने मुश्किलों का हल खुद ढूंढने में मदद करता है। ये हाथ पकड़कर चलाना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना है एक तरह से। समझ गए। एक तात्कालिक मदद, दूसरी थोड़ी लंबी अवधि की दिशा।
अब स्रोत में एक और भूमिका है परामर्शदाता यानी काउंसलर, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है कि विद्यार्थी सेवार्थी नहीं है। ये पॉइंट तो बहुत जरूरी लग रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, सुपरवाइजर छात्र की पेशेवर चुनौतियों पर, उसकी दुविधाओं पर या कार्यस्थल की मुश्किलों पर बात कर सकता है, सलाह दे सकता है। इस मायने में वो परामर्शदाता है। लेकिन ये कोई थेरेपी नहीं है या पर्सनल काउंसलिंग नहीं है। छात्र उनका क्लाइंट नहीं है जिसकी निजी जिंदगी या मानसिक स्वास्थ्य उनकी जिम्मेदारी हो। वो सीमाएं बिल्कुल साफ होनी चाहिए। फोकस हमेशा छात्र के पेशेवर विकास और फील्ड अनुभव पर ही रहेगा। ठीक है, तो पेशेवर दायरे में सलाह, इसी से जुड़ा एक और रोल है सलाहकार यानी कंसल्टेंट। ये परामर्शदाता से कैसे अलग हुआ फिर? सलाहकार की भूमिका में सुपरवाइजर अपनी खास विशेषज्ञता या अनुभव का इस्तेमाल करता है छात्र के लिए। मान लीजिए सुपरवाइजर किसी खास फील्ड में माहिर है, जैसे किसी विशेष समुदाय के साथ काम करने में या कोई खास इंटरवेंशन तकनीक में, तो वो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज छात्र के साथ साझा करते हैं, उसे उस एरिया में गाइड करते हैं। ये ज्ञान और अनुभव देने पर ज्यादा केंद्रित है। दिलचस्प है। कितनी अलग अलग हैं ये भूमिकाएं और फिर भी एक ही व्यक्ति निभा रहा है। और जैसा आपने कहा, सुपरवाइजर को अक्सर इनके बीच संतुलन बनाना पड़ता होगा। बिल्कुल। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। स्थिति के हिसाब से सुपरवाइजर को रोल बदलना पड़ता है। एक ही बातचीत में वो शायद शिक्षक भी हों, समर्थक भी और सलाहकार भी। यही तो इस काम की जटिलता भी है और खूबसूरती भी। चलिए, अब उन भूमिकाओं पर आते हैं जो शायद छात्र और सुपरवाइजर के सीधे रिश्ते से जरा आगे जाती हैं। स्रोत में समन्वयक, वकील और मध्यस्थ जैसी भूमिकाओं का भी जिक्र है। ये तो सुनने में किसी मैनेजर या डिप्लोमेट जैसे काम लग रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक ये भूमिकाएं सिस्टम के अंदर काम करने से जुड़ी हैं। समन्वयक या कोऑर्डिनेटर के तौर पर सुपरवाइजर का काम है छात्र, फील्ड एजेंसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बीच तालमेल बिठाना। वो ये पक्का करते हैं कि प्लेसमेंट ठीक से चले, छात्र को सीखने के मौके मिले और सब एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझें। और वकालत करने वाले यानी एडवोकेट की भूमिका, ये किसके लिए वकालत है और कब? स्रोत कहता है विद्यार्थियों की जरूरतों और समस्याओं के समाधान के लिए वकालत। इसका मतलब है कि अगर छात्र को मान लीजिए एजेंसी में सीखने के सही मौके नहीं मिल रहे, या वो किसी सिस्टम की वजह से परेशान है, या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो सुपरवाइजर छात्र के लिए आवाज उठा सकता है। एक तरह से छात्र के हक के लिए लड़ सकता है एजेंसी या संस्थान के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर उन छात्रों के लिए जो शायद अपनी बात उतने प्रभावी ढंग से न रख पाएं। ये तो वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी हुई। और फिर है मध्यस्थता करने वाले यानी मीडिएटर। स्रोत बताता है कि ये एजेंसी सुपरवाइजर और छात्र या छात्रों और स्टाफ सदस्यों के बीच जरूरत पड़ सकती है। इसकी नौबत कब आती होगी? देखिए, फील्ड प्लेसमेंट में मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हो सकता है छात्र और जो एजेंसी का सुपरवाइजर है, जो रोज का काम देखता है, उनके बीच उम्मीदों को लेकर कुछ टकराव हो, या छात्र और एजेंसी के किसी और स्टाफ मेंबर के बीच कोई इशू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो एकेडमिक सुपरवाइजर है, यूनिवर्सिटी वाला, वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। उसका काम है दोनों पक्षों को सुनना, बातचीत करवाना और किसी समाधान तक पहुंचने में मदद करना। बाप रे, मतलब सुपरवाइजर को निष्पक्ष रहकर शांति दूत भी बनना पड़ता है। ये सब तो काफी मुश्किल लगता है। इस लिस्ट में एक और भूमिका है विश्वास पात्र, कॉन्फिडेंट। ये क्या है? तो यह भरोसे पर टिकी हुई भूमिका है। छात्र को एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके, अपनी फील्ड की चिंताएं, अपनी सफलताएं, असफलताएं, अपनी दुविधाएं सब खुलकर बता सके, बिना इस डर के कि उसे जज किया जाएगा या इसका असर उसके ग्रेड पर पड़ेगा। ये जो सुरक्षित माहौल है ना, ये सीखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब छात्र भरोसा करता है तभी वो खुलकर सीख पाता है, अपनी कमजोरियों पर बात कर पाता है। तो ये तो हुई वो भूमिकाएं जो ज्यादातर स्थापित हैं, लेकिन स्रोत ये भी कह रहा है कि कुछ नई भूमिकाएं भी सामने आ रही हैं या उन पर जोर बढ़ रहा है, जैसे मेंटोर और कोच। क्या ये बस नए शब्द हैं या इनमें कोई गहरा बदलाव भी है? नहीं, ये सिर्फ नए शब्द नहीं है, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। मेंटर और कोच जैसी भूमिकाएं सुपरविजन को सिर्फ आज के काम से आगे ले जाती हैं। इनमें छात्र के लंबे समय के पेशेवर विकास पर ज्यादा ध्यान होता है। रोल मॉडलिंग इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सुपरवाइजर अपने बर्ताव से,
अपनी नैतिकता से, अपने प्रोफेशनल रवैये से छात्र के लिए एक मिसाल बनता है। वो छात्र को प्रेरित करते हैं, उसके करियर के लक्ष्यों पर बात करते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। ये सिर्फ क्या करना है से आगे बढ़कर कैसा प्रोफेशनल बनना है, इस पर फोकस है। अच्छा, तो फोकस अब सिर्फ काम पूरा करने पे नहीं बल्कि एक अच्छा, काबिल और नैतिक प्रोफेशनल तैयार करने पर है। ये अच्छी बात है। स्रोत में सलाहकार, मूल्यांकन करने वाले, कंसल्टेटिव एवैल्यूएटर और रेफरल स्थान, रेफरल सोर्स का भी जिक्र है। इनका क्या मतलब हुआ? सलाहकार मूल्यांकन इस आइडिया पर जोर देता है कि मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का मकसद सिर्फ ग्रेड देना नहीं है, ये भी सीखने का एक मौका होना चाहिए। सुपरवाइजर छात्र के साथ मिलकर उसकी प्रोग्रेस को देखता है, उसकी ताकत और कहाँ सुधार की गुंजाइश है उस पर बात करता है और आगे के लिए लक्ष्य तय करते हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। हाँ, और रेफरल स्थान का मतलब है कि सुपरवाइजर ये भी समझता है कि वो सब कुछ नहीं कर सकता। अगर छात्र को किसी ऐसी खास मदद की जरूरत है जो सुपरवाइजर के दायरे से बाहर है, जैसे कोई खास अकादमिक मदद चाहिए या गहरी पर्सनल काउंसलिंग या कोई स्पेशल ट्रेनिंग, तो सुपरवाइजर उसे सही जगह या सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि सुपरवाइजर की भूमिका तो भाई एक मल्टीटास्कर की है। कई किरदार निभाने पड़ते हैं। शिक्षक, समर्थक, सहायक, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, सलाहकार, समन्वयक, वकील, मध्यस्थ, विश्वास पात्र, फिर मेंटर, कोच, मूल्यांकनकर्ता, रेफरल स्रोत। अरे बाप रे, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। इस सब का निचोड़ क्या निकाले हम? निचोड़ ये है कि प्रभावी सुपरविजन जो है वो एक बहुत ही कुशल और फ्लेक्सिबल काम है। ये सिर्फ कुछ कामों की चेकलिस्ट पूरी करने जैसा नहीं है। ये लगातार बदलती स्थितियों और छात्र की जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका को ढालना है। ये समझना छात्रों के लिए जरूरी है ताकि वो जाने कि अपने सुपरवाइजर से क्या उम्मीद रखें और क्या नहीं। ये खुद सुपरवाइजरों के लिए भी महत्वपूर्ण है ताकि वो अपनी भूमिका की जटिलता को समझें और उसके लिए जरूरी स्किल्स डेवलप करें। और हाँ, उन संस्थानों के लिए भी जरूरी हैं जो फील्ड वर्क करवाते हैं ताकि वो सुपरवाइजरों को सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दे सकें। सही कहा आपने। ये सिर्फ भूमिकाओं को जान लेना काफी नहीं है, उन्हें असरदार तरीके से निभाने की काबिलियत डेवलप करना भी जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, क्या ये उम्मीद करना वास्तववादी है, मतलब प्रैक्टिकल है, कि एक ही इंसान ये सारी अलग अलग और कभी-कभी तो विरोधाभासी लगने वाली भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभा पाए? मिसाल के तौर पर, क्या एक ही व्यक्ति असरदार तरीके से छात्र का समर्थक भी हो सकता है और उसका मूल्यांकनकर्ता भी, बिना किसी एक भूमिका से समझौता किए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। सुपरवाइजर की इन ढेरों भूमिकाओं को समझने के बाद ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी एक व्यक्ति से इतनी सारी अलग-अलग टोपियां इतने अच्छे से पहनने की उम्मीद करना व्यवहारिक है, या फिर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि असरदार सुपरविजन के लिए किस तरह के ढांचे, किस तरह के सपोर्ट सिस्टम या शायद टीम बेस्ड अप्रोच की ज़रूरत हो सकती है? इस पर सोचना तो बनता है। फील्ड वर्क, उसमें एक अच्छे सुपरवाइजर की क्या भूमिका होती है और उनमें क्या गुण होने चाहिए। हमारे पास इस पर एक दस्तावेज के कुछ अंश हैं, पर्यवेक्षक के गुण और भूमिकाएं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और इन अंशों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल वर्क फील्ड में एक अच्छा, एक प्रभावी सुपरविजन क्या होता है और ये इतना अहम क्यों है, ख़ास तौर पर जब हम अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। तो कोशिश रहेगी कि जो मुख्य बातें हैं इन दस्तावेजों में वो सामने आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दस्तावेज में एक बात कही गई है जो थोड़ी दिलचस्प लगी, कि पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन सामाजिक कार्य अभ्यास के, मतलब सोशल वर्क प्रैक्टिस के समानांतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, पैरेलल प्रोसेस। सुनने में थोड़ा अकादमिक सा है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसे सोशल वर्कर क्लाइंट के साथ काम करता है, कुछ वैसा ही सुपरवाइजर और स्टूडेंट के बीच? हाँ, काफ़ी हद तक। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल वैल्यूज़, सिद्धांत और जो नैतिक चिंताएं हैं जो एक सोशल वर्कर अपने क्लाइंट के साथ काम करते हुए ध्यान में रखता है, वही सब चीज़ें सुपरविजन के रिश्ते में भी उतनी ही ज़रूरी हैं। ये सिर्फ कोई टेक्निकल गाइडेंस नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो उन्हीं मूल्यों पर टिका है, जैसे व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, है ना, समान अवसर देना, सहानुभूति रखना। ये बहुत तो इसे और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है।
खासकर जैसा आपने कहा जब सुपरवाइजर अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहा हो। दस्तावेज में दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग का जिक्र भी है इस संदर्भ में। बिल्कुल सही। और यहीं पर सुपरवाइजर की भूमिका और भी नाजुक और अहम हो जाती है। दस्तावेज साफ कहता है कि सुपरवाइजर को स्टूडेंट्स के बीच जो फर्क हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उन्हें समझना होगा। इसमें लिंग, धर्म, जाति, वर्ग ये सब पहलू आ जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स खुद ऐसे ग्रुप से आते हैं जो हाशिए पर हैं या भेदभाव झेलते हैं। तो मतलब सुपरवाइजर को सिर्फ इन अंतरों को जानना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर स्टूडेंट सहज महसूस करे, खुलकर सीख पाए। निश्चित रूप से। और इसके लिए ना सुपरवाइजर को अपनी जो निजी धारणाएं हैं, जो बायस हो सकते हैं, उनके प्रति बहुत जागरूक और संवेदनशील होना पड़ेगा। उन्हें ये मानना होगा कि उनका अपना अनुभव शायद स्टूडेंट के अनुभव से बहुत अलग हो, और बिना किसी पक्षपात के सबको सीखने का बराबर मौका देना है। ये संवेदनशीलता, ये उसी समानांतर प्रक्रिया का हिस्सा है जैसे क्लाइंट के साथ संवेदनशील होना जरूरी, वैसे ही स्टूडेंट के साथ भी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है दस्तावेज में जो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा। वो ये कि हर अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता एक अच्छा फील्ड सुपरवाइजर भी हो, ये जरूरी नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि दोनों ही रोल्स में सोशल वर्क का ज्ञान, स्किल्स तो चाहिए ही ना। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बात है। देखिए, सुपरविजन के लिए सोशल वर्क का ज्ञान, कौशल, मूल्य ये तो बुनियाद है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खास काबिलियतें और संवेदनशीलताएं भी चाहिए होती हैं, जो शायद सीधे क्लाइंट वर्क से थोड़ी अलग हैं। सबसे बड़ा फर्क शायद नजरिए का है। नजरिया? किस तरह का नजरिया? सुपरवाइजर को स्टूडेंट को एक केस या क्लाइंट की तरह नहीं देखना होता, मतलब जिसे ठीक करना है या जिसकी मदद करनी है, बल्कि उन्हें स्टूडेंट को एक उभरते हुए ऑटोनमस प्रोफेशनल के तौर पर देखना होता है, एक ऐसे साथी के तौर पर जो सीख रहा है और जिसे इस सफर में सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए। अच्छा, तो ये भूमिका सिर्फ नॉलेज देने की नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को एक इंडिपेंडेंट, काबिल प्रोफेशनल बनने में मदद करने की है, एक तरह से एम्पावर करने की। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें स्टूडेंट की सीखने की रफ्तार को समझना, उनकी झिझक, उनके सवालों को सम्मान देना, उन्हें क्रिटिकली सोचने के लिए एनकरेज करना और फील्ड वर्क की जो असल चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए तैयार करना, ये सब शामिल है। ये एक तरह की मेंटरशिप है जहां फोकस स्टूडेंट के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर है, और इसके लिए धैर्य चाहिए, सहानुभूति चाहिए और एक अलग तरह की मैच्योरिटी चाहिए। हो सकता है ये किसी बहुत अच्छे केस वर्कर में भी ना हो। दस्तावेज में कुछ रिसर्च स्टडीज का भी जिक्र है जो बताती हैं कि स्टूडेंट्स अपने सुपरवाइजर्स में किन गुणों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या जो उन्हें सीखने में मददगार लगते हैं। और ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, और ये लिस्ट हमें एक अच्छी तस्वीर देती है कि प्रभावी सुपरविजन के कोर एलिमेंट्स क्या हैं। अगर हम इन गुणों को देखें तो स्टूडेंट्स उन सुपरवाइजर्स को महत्व देते हैं जो, पहली बात, सहानुभूति रखने वाले और देखभाल करने वाले हों, एम्पैथेटिक और केयरिंग, ये शायद सबसे ऊपर आता है। फिर खुले विचारों वाले, निष्पक्ष, न्याय संगत और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करने वाले हों, ओपन माइंडेड, फेयर, जस्ट, अनबायस्ड, मतभेदों का सम्मान करते हों और हर स्टूडेंट की सीखने की अपनी स्पीड होती है, इसे स्वीकार करते हों। दस्तावेज में एक बहुत अच्छी लाइन है, सुपरवाइजर को व्यक्ति कहाँ है से आरंभ करके उसकी गति क्षमता तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए। अपने फैसलों में दृढ़ हो पर साथ ही जरूरत पड़ने पर लचीले भी हों, फर्म बट फ्लेक्सिबल, मतलब सिर्फ नियमों पर ना टिके रहें, सिचुएशन समझें। और जाहिर है उन्हें अपने फील्ड की अच्छी जानकारी हो, नॉलेजेबल हो, आपसी बातचीत और कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत हों, अपनी बात साफ और लॉजिक के साथ रख सकें, तार्किक हो, स्पष्टवादी हो, लॉजिकल और आर्टिकुलेट। सुपरवाइजर के तौर पर अपनी भूमिका में सहज हों, कॉन्फिडेंट हों, सिक्योर इन देयर रोल, खुद भी लगातार सीखने और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में विश्वास रखते हों, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हों, कल्चरली सेंसिटिव, ये हमने पहले भी बात की, डाइवर्स स्टूडेंट्स के साथ काम करने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है,
और जिनकी अपनी एक मजबूत प्रोफेशनल पहचान हो, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी। वाकई ये तो गुणों की एक काफी लंबी और प्रभावशाली लिस्ट है। इससे ये साफ हो जाता है कि सुपरविजन कितना मल्टी डायमेंशनल काम है। इसमें सिर्फ नॉलेज या स्किल्स ही नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का अपना व्यवहार, उसका रवैया, उसकी वैल्यूज, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और अगर आप गौर करें तो सहानुभूति, निष्पक्षता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ये गुण बार बार उभर कर आ रहे हैं इस लिस्ट में। ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और भरोसेमंद सीखने का माहौल कितना जरूरी है। शायद इसलिए क्योंकि फील्ड वर्क का अनुभव वो इमोशनली काफी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। स्टूडेंट्स नई मुश्किल सिचुएशंस फेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंसानी रिश्ते देखते हैं, कभी-कभी नैतिक दुविधाओं से भी गुजरते हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक सुपरवाइजर जो सहानुभूति रखता हो, जो निष्पक्ष हो और जो उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करता हो, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ये उन्हें हिम्मत देता है कि वो खुलकर अपनी चुनौतियों पर, अपने डाउट्स पर बात कर सकें, और ये सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो निचोड़ ये है कि सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, महसूस करना और उस समझ को अपने व्यवहार में लाना ज़रूरी है। आखिर में दस्तावेज लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत पर भी बात करता है और सुपरविजन के रिश्ते में जो एक पावर डायनामिक होता है उसका जिक्र करता है। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, किसी भी टीचिंग या सुपरविजन के रिश्ते में एक स्वाभाविक शक्ति संतुलन होता है, पावर बैलेंस। सुपरवाइजर के पास अनुभव होता है, ज्ञान होता है और सबसे जरूरी बात, स्टूडेंट के काम को इवैल्यूएट करने का अधिकार होता है ना? ये उन्हें एक अथॉरिटी की पोजीशन में रखता है। ये एक लीडरशिप रोल है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुपरवाइजर इस मिली हुई शक्ति या अधिकार का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर प्रभावी नेतृत्व, इफेक्टिव लीडरशिप की बात आती है। एक अच्छा सुपरवाइजर इस पार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करता है। उसका लक्ष्य स्टूडेंट को कंट्रोल करना या उस पर हावी होना नहीं होता, बल्कि उसके सीखने और विकास को उसको बढ़ावा देना होता है। वो अपनी शक्ति का उपयोग स्टूडेंट को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करने में करते हैं, उन्हें अपनी राय बनाने में मदद करने में करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को उसे विकसित करने के लिए करते हैं। अच्छा, यानी पावर का इस्तेमाल एम्पावरमेंट के लिए होना चाहिए, न कि किसी तरह के दमन या ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल सही। जब पावर डायनामिक स्वाभाविक रूप से सुपरवाइजर के पक्ष में झुका हो, तब सहानुभूति और सांस्कृतिक संवेदनशीलता जैसे गुण सिर्फ अच्छे गुण नहीं रह जाते, वो एक नैतिक जरूरत बन जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पावर का उपयोग स्टूडेंट के भले के लिए हो रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली कि एक प्रभावी सुपरविजन सिर्फ टेक्निकल गाइडेंस नहीं है, बल्कि ये सोशल वर्क के मूल्यों पर आधारित एक गहरा रिश्ता है। दूसरी, इसके लिए सोशल वर्कर होने के साथ साथ कुछ खास तरह की काबिलियतें और संवेदनशीलताएं चाहिए, जिसमें सहानुभूति, निष्पक्षता, खुलापन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब शामिल हैं। और यही वो गुण हैं जिन्हें स्टूडेंट्स अपने सीखने के अनुभव में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और तीसरी बात, सुपरवाइजर को अपनी लीडरशिप भूमिका और उसमें जो पावर निहित है उसको समझना होता है और उसका उपयोग स्टूडेंट के विकास और सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदारी से करना होता है। उन्हें सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि भविष्य का साथी, एक ऑटोनॉमस प्रोफेशनल के तौर पर देखना होता है। हाँ, लक्ष्य है स्टूडेंट में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें इस फील्ड की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना, न कि सिर्फ ये बताना कि क्या करना है। दस्तावेज ने यह बहुत साफ किया कि एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होना एक बात है और एक अच्छा सुपरवाइजर होना वो दूसरी बात है। दोनों के लिए योग्यताएं अलग अलग हैं। और यहीं से वो जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। अगर सुपरविजन इतना कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए इतनी खास संवेदनशीलता और स्किल्स चाहिए, तो फिर सोशल वर्क से जुड़े संस्थान हैं, चाहे वो कॉलेज हो या फील्ड एजेंसियां, वो कैसे उन लोगों को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, जिनमें न केवल सोशल वर्क का अनुभव हो, बल्कि सुपरविजन के लिए जरूरी वो खास योग्यता, वो एप्टीट्यूड भी हो। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। मतलब सिर्फ सीनियर होना या अच्छा केस वर्कर होना काफी नहीं है। उस विशेष सुपरवाइजरी क्षमता को कैसे पहचाना जाए, कैसे निखारा जाए, इस पर शायद और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें। निश्चित रूप से
ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सही मार्गदर्शन मिले, इस सवाल का जवाब खोजना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षण, महत्वपूर्ण मुद्दे। हाँ, और हमारा फोकस रहेगा खुला और दूरस्थ शिक्षा मतलब ODL में जो फील्ड वर्क सुपरविजन होता है उसकी कुछ अहम बातों पर। बिल्कुल। ये मुद्दे सिर्फ किताबी नहीं हैं, ये सीधे सीधे सीखने वाले के अनुभव को, उनके कॉन्फिडेंस को और आखिर में उनकी प्रोफेशनल क्षमता को प्रभावित करते हैं। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन मुद्दों को थोड़ा और गहराई से समझें कि ये जमीनी स्तर पर कैसे दिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत में जिक्र है कि अच्छे सुपरवाइजर के गुणों पर तो शायद पहले बात हुई होगी। हाँ, वो तो एक बेसिक बात है। लेकिन अब ध्यान ODL की अपनी चुनौतियों पर है। कुछ चीजें तो शायद पहले से ही पता हों, जैसे सुपरवाइजर और विद्यार्थी के बीच कल्चर का फर्क। हाँ, जो ODL में और बढ़ सकता है क्योंकि दूरियां ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। और फिर लिंग वाले मुद्दे भी हैं। अगर सुपरवाइजर और विद्यार्थी अलग अलग जेंडर के हों। हाँ, वो एक अलग परत जोड़ देता है बातचीत में। हाँ, और आयु का अंतर भी। ODL में तो अक्सर होता है कि विद्यार्थी सुपरवाइजर से उम्र में बड़े हों। सही कहा, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम से काफी अलग है। और जाहिर है टेक्नोलॉजी, उसका बढ़ता इस्तेमाल। उफ, टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सुविधाएं तो है, पर साथ में प्राइवेसी, एक्सेस, डिजिटल लिटरेसी, ये सवाल भी तो है। हाँ, शुरूत भी यही कहता है कि स्मार्टफोन और डिजिटलीकरण से सुधार तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पर दूर दराज के इलाकों में अभी भी भरोसेमंद टेक्नोलॉजी मिलना एक चुनौती है। बिल्कुल है। सिर्फ डिवाइस होना ही काफी नहीं होता ना, कनेक्टिविटी चाहिए और उसको इस्तेमाल करने की आसानी भी होनी चाहिए। सही। ये ज़मीनी हकीकत है। आप ऑनलाइन सुपरविजन या टेली सुपरविजन की बात तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ विद्यार्थी और सुपरवाइजर के पास न सिर्फ डिवाइस हो बल्कि उसे ठीक से चलाने का हुनर और एक स्टेबल कनेक्शन भी हो। भारत जैसे देश में जहां इग्नू जैसी संस्थाएं इतने बड़े स्केल पर ODL चलाती हैं, ये चुनौती और साफ दिखती है। कुछ जगहों पर तो हाई स्पीड इंटरनेट अभी भी सपना ही है। हाँ, ये बात तो है, डिजिटलीकरण बढ़ रहा है पर सब तक पहुंचा नहीं। और इसका सीधा असर सुपरविजन की क्वालिटी पर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब उन मुद्दों पर आते हैं जिन्हें स्रोत ने खास तौर पर उभारा है। जी। पहला है सुपरवाइजर की ट्रेनिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत एक सवाल उठाता है कि सिर्फ एक अच्छा अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता होना ही एक अच्छा फील्ड सुपरवाइजर होने के लिए काफी क्यों नहीं है? मतलब फील्ड का अनुभव ही सब कुछ क्यों नहीं है? ये बहुत अहम सवाल है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, फील्ड वर्क, सुपरविजन सिर्फ सोशल वर्क की थ्योरी और टेक्निक जानने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें पेडागोजी शिक्षण शास्त्र, मेंटरशिप, मूल्यांकन का कौशल और कैसे फीडबैक देना है, ये सब शामिल है। ओके। एक अनुभवी कार्यकर्ता अपने काम में बहुत अच्छा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो अपना ज्ञान और स्किल किसी सीखने वाले तक ठीक से पहुंचा पाए या उसकी सीखने की पूरी प्रक्रिया को गाइड कर पाए। तो आप कह रही हैं कि सुपरविजन अपने आप में एक अलग स्किल सेट है? बिल्कुल। इसे एक अलग भूमिका की तरह देखना होगा, जिसके लिए खास ट्रेनिंग चाहिए। इग्नो का मॉडल यहाँ अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो भारत की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, और उन्होंने इन चुनौतियों को बड़े पैमाने पर झेला है। वो सिर्फ फील्ड अनुभव पर निर्भर नहीं रहते, वो सुपरवाइजर्स के लिए ओरिएंटेशन सेशन, जहां मुमकिन हो आमने सामने बातचीत, वर्कशॉप, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब करते हैं। ये सिस्टम इसीलिए बने हैं ताकि सुपरवाइजर्स को उनकी मल्टी डायमेंशनल भूमिका के लिए तैयार किया जा सके। इससे साफ है कि सुपरविजन के लिए खास तैयारी और लगातार सीखते रहना जरूरी है। सिर्फ अच्छा इंसान या अच्छा वर्कर होना काफी नहीं। ये बात तो साफ हुई। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल है सुपरवाइजर की पृष्ठभूमि का। हाँ, क्या सुपरवाइजर ज्यादातर एकेडमिक दुनिया से हैं, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज से, या फिर वो सीधे ह्यूमन सर्विस एजेंसी से जुड़े अनुभवी लोग हैं? अच्छा, ये फील्ड वर्क का बनाम एकेडमिक वाला पॉइंट। हाँ, स्रोत कहता है कि दोनों का असर विद्यार्थी के सीखने पर अलग अलग हो सकता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। जो सुपरवाइजर सीधे एजेंसी से हैं, वो जमीनी हकीकत, एजेंसी के काम करने का तरीका, प्रैक्टिकल दिक्कतें, इन सबसे अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अच्छी दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके लिए चुनौती ये होती है कि सोशल वर्क में जो नई थ्योरी आ रही है, नई रिसर्च हो रही है, उससे खुद को अपडेट रखना पड़ता है और शायद उसके लिए टाइम या रिसोर्स ना हो।
सही बात है। और एकेडमिक सुपरवाइजर्स का क्या? जो एकेडमिक्स हैं वो थ्योरी में बहुत मजबूत हो सकते हैं। नई थियोरी, रिसर्च, अलग अलग नजरिए, ये सब विद्यार्थियों को बता सकते हैं, लेकिन उनके लिए चैलेंज होता है अपनी प्रैक्टिस ओरिएंटेशन को ताज़ा रखना। मतलब फील्ड में असल में क्या चल रहा है उससे जुड़े रहना। हाँ, फील्ड में चीजें कैसे काम करती हैं, एजेंसी की रोज की सच्चाई क्या है, शायद इससे उनका सीधा कनेक्शन उतना ना हो। उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि वो सिर्फ किताबी बातें ना करें, बल्कि विद्यार्थियों को जमीनी हकीकत के लिए भी तैयार करें। तो इसका मतलब कोई एक आइडियल सुपरवाइजर मिलना मुश्किल है। क्या स्रोत किसी एक को बेहतर बताता है? नहीं, स्रोत किसी एक को बेहतर नहीं कह रहा, बल्कि इस दुविधा को सामने ला रहा है। बात यह है कि दोनों तरह के सुपरवाइजर्स को अपनी कमी पहचान कर दूसरी तरफ की स्किल डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ती है। असल मुद्दा ये है कि विद्यार्थी जब फील्ड में जाता है तो उसे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के मिक्सचर से जूझना पड़ता है। उसे किताबी दुनिया और असली दुनिया में पुल बनाना सीखना होता है। सही। तो एक अच्छा सुपरवाइजर वही है जो इन दोनों दुनियाओं में बैलेंस बना सके और विद्यार्थी को ये बैलेंस समझने और बनाने में मदद कर सके, चाहे उसकी अपनी बैकग्राउंड कोई भी हो। ये संतुलन साधना वाकई बहुत जरूरी है। अब एक और प्रैक्टिकल चुनौती की बात करते हैं जो ओडीएल विद्यार्थियों को अक्सर झेलनी पड़ती है। कोर्स के दौरान अलग अलग सुपरवाइजर्स के साथ काम करना। ओ हाँ, ये तो होता है। स्रोत कहता है कि ये विद्यार्थियों के लिए काफी कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो सकता है। हर सुपरवाइजर का अपना स्टाइल, अपनी उम्मीदें, अपना नजरिया तो आ ही जाती है। हर सुपरवाइजर अपने अनुभव, अपनी थ्योरी के झुकाव, अपने पर्सनल स्टाइल से गाइड करता है। कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड हो सकता है तो कोई बहुत फ्लेक्सिबल, कोई इमोशनल सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देगा तो कोई क्रिटिकल एनालिसिस पे। हाँ, ये तो फर्क होता ही है। और जो विद्यार्थी, खासकर जिन्हें सोशल वर्क एजुकेशन की इस सब्जेक्टिविटी की आदत नहीं है, उनके लिए तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि सब एक जैसा क्यों नहीं है या एक की सलाह दूसरे से अलग क्यों है। तो ऐसे में जब विद्यार्थी अलग अलग स्टाइल से जूझ रहा हो, सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए? अपना स्टाइल थोपना चाहिए? नहीं, थोपना तो नहीं। यहाँ सुपरवाइजर का रोल बहुत नाजुक हो जाता है। पहले तो उसे ये मानना होगा कि स्टाइल में फर्क होना नेचुरल है। ये सोशल वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। अच्छा। फिर उसे विद्यार्थी को ये समझने में मदद करनी होगी कि ये फर्क भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। असल दुनिया में भी तो उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो सही है। तो अलग अलग सुपरविजन स्टाइल से डील करना भी एक तरह की स्किल बिल्डिंग है। सुपरवाइजर का काम है कि वो अपना स्टाइल साफ करे, लेकिन विद्यार्थी को भी स्पेस दे सवाल पूछने का, अपनी ज़रूरतें बताने का। भले ही विद्यार्थी को किसी स्टाइल से दिक्कत हो रही हो, सुपरवाइजर को धैर्य से उसे ये समझने में मदद करनी चाहिए कि इस अनुभव से भी कैसे सीख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। लक्ष्य स्टाइल थोपना नहीं, बल्कि विद्यार्थी को अलग अलग हालात में ढलने और सीखने लायक बनाना है। यानी ये भी लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा है, अलग अलग नजरियों और स्टाइल्स के साथ काम करना सीखना। ये जरूरी बात है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे स्रोत शायद सुपरविजन की दुविधाओं का सबसे अहम और मुश्किल पहलू बताता है। वो है भूमिका का विवाद, रोल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। सुपरवाइजर को एक ही टाइम पर कई रोल निभाने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सपोर्टिव और एजुकेशनल। इन तीनों में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता होगा? ये सामाजिक कार्य पर्यवेक्षण के बिल्कुल केंद्र में बसी दुविधा है। स्रोत ओ डोनेगो का हवाला देता है कि लगभग हर सुपरवाइजर किसी ना किसी लेवल पर ये रोल कॉन्फ्लिक्ट महसूस करता है। आप सोचिए, एक तरफ सुपरवाइजर को एजेंसी या यूनिवर्सिटी के नियम कायदे लागू करवाने हैं, अटेंडेंस लेनी है, मूल्यांकन करना है, ये हुई एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका। ठीक है। दूसरी तरफ उसे विद्यार्थी को इमोशनल सपोर्ट देना है, उसकी चिंताएं सुननी है, उसे मोटिवेट करना है, यह है सपोर्टिव भूमिका। और तीसरी तरफ उसे विद्यार्थी को नई स्किल सिखानी है, उसके काम पर फीडबैक देना है, उसे थ्योरी से जोड़ना है, ये एजुकेशनल भूमिका है। और ये तीनों अक्सर आपस में टकराती हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं कि कैसे टकराती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए विद्यार्थी ने फील्ड में कोई गलती कर दी। अब सपोर्टिव रोल में सुपरवाइजर चाहेगी कि विद्यार्थी को समझे, सहारा दे, सीखने में मदद करें। हाँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के तहत शायद उसे वो गलती रिपोर्ट करनी पड़े, जिसका असर विद्यार्थी के ग्रेड पर पड़ सकता है। ओह हाँ,
ये तो मुश्किल है। इसी तरह एजुकेशनल रोल में सुपरवाइजर चाहेगी कि विद्यार्थी चैलेंजिंग केस ले ताकि ज्यादा सीखे, लेकिन सपोर्टिव रोल में उसे विद्यार्थी के स्ट्रेस का भी ध्यान रखना होगा। ये लगातार बैलेंस बनाने की कोशिश है। इसमें अलग अलग लॉयल्टीज भी शामिल हैं, एजेंसी के प्रति, विद्यार्थी के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, यूनिवर्सिटी के प्रति। ये तो वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। क्या इस रोल कॉन्फ्लिक्ट से निपटने का कोई तरीका है? श्रोप में मेंटरिंग का जिक्र था। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मेंटरिंग अप्रोच अपनाने से कुछ हद तक मदद मिल सकती है। मानाभुंगा का जिक्र है स्रोत में। वो कहते हैं कि मेंटरिंग जो ज्यादा बराबरी और आपसी भरोसे पर आधारित होती है, वो सुपरविजन में जो कुछ प्रॉब्लमैटिक हायरार्किकल पहलू हैं उन्हें कम कर सकती है। हायरार्किकल मतलब वो पावर वाली बात? हाँ, वो पावर वाली बात। पारंपरिक सुपरविजन में, खासकर जब मूल्यांकन की जिम्मेदारी हो, तो एक साफ पावर डायनामिक होता है। सुपरवाइजर के पास ग्रेड देने, पास फिल करने का अधिकार होता है। इससे विद्यार्थी शायद खुलकर अपनी कमजोरी या चिंता बताने में हिचकिचाए। हाँ, ये डर तो रहता ही होगा कि ग्रेड पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जो पावर इक्वेशन है, ये जहां एक तरफ जरूरी है क्योंकि क्वालिटी तो मेंटेन करनी है, वहीं दूसरी तरफ ये सीखने के लिए एक सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाने में रुकावट भी बन सकता है। मेंटरिंग अप्रोच इस पावर इम्बैलेंस को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है, रिश्ते को ज्यादा सहयोगी बनाने पर जोर देती है। हालांकि ये रोल कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह खत्म नहीं करती, पर तनाव कम करने में मददगार हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम मूल्यांकन की जरूरत और एक सपोर्टिव लर्निंग माहौल की जरूरत के बीच बैलेंस कैसे साधें। सच में ये एक बड़ा सवाल है। इसी पावर बैलेंस और सुपरवाइजर की जिम्मेदारियों से जुड़ा एक और मुद्दा है विद्यार्थी की स्वायत्ता, मतलब ऑटोनॉमी, और उस पे पड़ने वाला दबाव। हाँ, स्रोत कहता है कि क्योंकि सुपरवाइजर विद्यार्थी के काम और क्लाइंट्स के लिए भी जिम्मेदार होता है, इसलिए विद्यार्थियों को फील्ड वर्क में अक्सर कम ही ऑटोनॉमी मिल पाती है। उन्हें हर कदम पर गाइडेंस और परमिशन की जरूरत महसूस हो सकती है। हाँ, ये भी एक नाजुक बैलेंस है। देखिए, फील्ड वर्क का मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि सीखना है, और सीखने के उद्देश्य अक्सर धीरे धीरे पूरे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सुपरवाइजर को ये पक्का करना होता है कि विद्यार्थी जरूरी स्किल्स और एथिकल समझ डेवलप कर रहा है और क्लाइंट्स या कम्युनिटी को कोई नुकसान न पहुंचाए। इस जिम्मेदारी के चलते विद्यार्थी को पूरी तरह आजाद छोड़ देना मुमकिन नहीं होता, खासकर शुरू में। सही बात है। एक तय रफ्तार से सीखना जरूरी है। बिल्कुल। मानकों का पालन भी करना है। लेकिन क्या ओडीएल का जो लचीलापन है वो यहाँ कोई मदद नहीं करता? विद्यार्थी अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ओडीएल थ्योरी में तो लचीलापन देता है, लेकिन जब विद्यार्थी किसी असली एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन में फील्ड वर्क करता है तो वहाँ की अपनी ज़रूरतें होती हैं, टाइमलाइन होती है, उम्मीदें होती हैं। हाँ, एजेंसी के अपने लक्ष्य होते हैं। बिल्कुल, उन्हें अपने काम पूरे करने हैं, क्लाइंट्स को सर्विस देनी है। इन प्रैक्टिकल डिमांड्स के कारण विद्यार्थियों पर अक्सर प्रोग्राम की अकादमिक मांगों और एजेंसी की प्रैक्टिकल उम्मीदों दोनों का प्रेशर आ जाता है। ओ, दोहरा दबाव। हाँ, उन्हें कम समय में काम पूरे करने हैं, रिपोर्ट लिखनी है, मीटिंग में जाना है। ये सब मिलके उनकी ऑटोनॉमी को और कम कर सकता है। भले ही ओडीएल मॉडल लचीला होने का दावा करे, जमीनी हकीकत अक्सर एकेडमिक सोच से अलग होती है। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए रोल कॉन्फ्लिक्ट, पावर बैलेंस, कम ऑटोनॉमी, स्रोत भूमिका की स्पष्टता, मतलब रोल क्लैरिटी पर बहुत जोर देता है। ये कितना जरूरी क्यों है? रोल क्लैरिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है, सुपरवाइजर और विद्यार्थी। सुपरवाइजर के लिए ये उनके अपने रोल स्ट्रेस और कंफ्यूजन को कम करता है। जब उन्हें ठीक से पता हो कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, उनकी लिमिट्स क्या है, वो किस चीज के लिए जवाबदेह हैं, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से और प्रभावी ढंग से काम कर पाती हैं। और विद्यार्थी के लिए? विद्यार्थी के लिए रोल क्लैरिटी कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और कभी-कभी जो डिफायंस या प्रतिरोध होता है उसे कम करती है। अगर विद्यार्थियों को शुरू से ही साफ पता हो कि सुपरवाइजर का रोल क्या है, वो सिर्फ दोस्त नहीं मूल्यांकन करता भी है, उनसे क्या उम्मीदें हैं, सीखने के लक्ष्य क्या है और मूल्यांकन कैसे होगा, तो गलतफहमी और झगड़े की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है सिर्फ शुरू में एक बार बताने वाली बात नहीं है, ऐसे लगातार करते रहना होगा। बिल्कुल सही। स्रोत यही कहता है कि शुरुआत में रोल और उम्मीदें साफ करना तो जरूरी है ही, लेकिन पूरी सुपरविजन प्रक्रिया के दौरान इस पर लगातार बात करते रहना चाहिए। जैसे जैसे विद्यार्थी का अनुभव बढ़ता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे रोल और उम्मीदों पर फिर से बात करने की जरूरत पड़ सकती है।
ये एक खुला और ईमानदार संवाद होना चाहिए। ऐसा करने से रोल कॉन्फ्लिक्ट के बुरे असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है और एक ज्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लर्निंग माहौल बन सकता है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से क्या समझ आता है? हमने देखा कि फील्ड वर्क सुपरविजन, खासकर ओडीएल सिस्टम में, एक बहुत ही पेचीदा और कई परतों वाला प्रोसेस है। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें सिर्फ ज्ञान देना शामिल नहीं है, बल्कि कई उलझे हुए मुद्दे हैं, जैसे सुपरवाइजर की सही ट्रेनिंग और उसकी बैकग्राउंड का बैलेंस, कई सुपरवाइजर्स के अलग अलग स्टाइल से विद्यार्थी का तालमेल, सुपरवाइजर के अपने रोल्स, टीचर, सपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेटर के बीच का टकराव, पावर का नाजुक संतुलन और विद्यार्थी की सीखने की जरूरतें और ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस साधना। हाँ, ये साफ है कि अच्छा फील्ड वर्क सुपरविजन कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए स्ट्रक्चर, सपोर्ट, क्लैरिटी और लगातार बातचीत की जरूरत होती है। इन चुनौतियों को समझना और उनका हल ढूंढना न सिर्फ विद्यार्थियों के बेहतर सीखने और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बल्कि ये सुपरवाइजर्स के अपने काम में सैटिस्फैक्शन और इफेक्टिवनेस के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। ये पक्का करना कि ओडीएल से ट्रेंड सोशल वर्कर जमीनी हकीकत के लिए तैयार हों, ये सब सुपरविजन प्रोसेस की क्वालिटी पर ही निर्भर करता है। सही कहा। ये सारी चर्चा सुनने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को वाकई बहुत कुछ है। निश्चित रूप से। और शायद एक केंद्रीय सवाल जिस पर वो सोच सकते हैं वो ये है, इस पूरी प्रक्रिया में हम वो नाजुक संतुलन कैसे खोजें? एक तरफ हमें विद्यार्थी के सीखने और विकास के लिए जरूरी सपोर्ट, स्ट्रक्चर और सेफ्टी देनी है, दूसरी तरफ हमें उन्हें असली दुनिया की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी ऑटोनॉमी, क्रिटिकल थिंकिंग और आज़ादी भी देनी है। हाँ, ये बैलेंस कहाँ मिलेगा? ये बैलेंस कहाँ मिलता है? और इससे भी अहम बात, ये बैलेंस हर एक विद्यार्थी की अपनी ज़रूरतों, उसकी सीखने की रफ्तार और फील्ड वर्क की खास परिस्थितियों, जैसे एजेंसी का माहौल, क्लाइंट ग्रुप कैसा है, उसके हिसाब से कैसे अलग अलग हो सकता है और उसे कैसे एडजस्ट किया जाना चाहिए। सही है। शायद एक साइज सब पर फिट वाला तरीका यहाँ काम नहीं करता। इस पर गहराई से सोचना ज़रूरी है, खासकर सामाजिक कार्य जैसे पेशेवर क्षेत्रों के लिए। हम बात कर रहे हैं क्षेत्र प्रायोगिक कार्य के पर्यवेक्षण की। ये वो प्रक्रिया है जहां क्लासरूम का ज्ञान असल दुनिया की कसौटी पर, आप कह सकते हैं, परखा जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी के काम पर नजर रखना भर नहीं है। जैसा आपने कहा, ये एक बहुत ही जटिल, एक गतिशील प्रक्रिया है। यहीं पे एक नौसिखिया विद्यार्थी एक सक्षम पेशेवर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। इसमें सिखाना भी है, सहारा देना भी है और हाँ, थोड़ा प्रबंधन वो भी शामिल है। हमारे पास आज के विश्लेषण के लिए एक स्रोत से कुछ अहम अंश है। इसका शीर्षक है क्षेत्र प्रायोगिक कार्य पर्यवेक्षण की चुनौतियां और गुण। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया की परतों को खोलना, मतलब ये कैसे काम करती है, इसमें क्या पेचीदगियां हैं और हाँ, एक अच्छा प्रभावी पर्यवेक्षक बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यह स्रोत हमें क्या बताता है। हाँ, और शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है वो ये है कि पर्यवेक्षण की प्रक्रिया अपने आप में सामाजिक कार्य व्यवहार जैसी ही है। ये अपने आप में गहरा अवलोकन है अगर सोचें तो। ये वाकई दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने सेवार्थी के साथ विश्वास और समझ का रिश्ता बनाता है, वैसे ही पर्यवेक्षक को भी विद्यार्थी के साथ एक सकारात्मक, एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना होता है जो सीखने में मदद करे। ये सिर्फ आदेश देने वाला रिश्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक साझेदारी का रिश्ता है, पार्टनरशिप है एक तरह से। पर्यवेक्षक को सिर्फ ये नहीं देखना होता कि विद्यार्थी क्या कर रहा है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि वो सीखता कैसे है, उसकी अपनी सीखने की शैली क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। मतलब क्या उसे ज़्यादा मार्गदर्शन चाहिए या थोड़ी ज़्यादा स्वतंत्रता, और उसके अपने लक्ष्य क्या हैं इस फील्ड प्लेसमेंट से। स्रोत इस बात पर काफ़ी जोर देता है कि कोई एक जादुई फॉर्मूला या एक ही तरीका नहीं है जो हर विद्यार्थी पर काम कर जाए। अच्छा, यानी पर्यवेक्षक बहुत लचीला होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल। उन्हें अपनी अप्रोच को, अपने तरीके को हर विद्यार्थी के हिसाब से ढालना होगा। स्रोत शायद अलग अलग रणनीतियों के मिश्रण की बात कर रहा होगा यहाँ। हाँ, यही मुख्य बात है। एक सफल पर्यवेक्षक के पास ना कई तरह के औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, और वो ये जानता है या जानती है कि किस विद्यार्थी के साथ कब कौन सा औजार इस्तेमाल करना है।
बिल्कुल कठिनक होकर, मतलब रिजिड होकर एक ही ढर्रे पर चलना अक्सर काम नहीं करता। उसे विद्यार्थी की प्रगति, उसके व्यक्तित्व और जो प्लेसमेंट की ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बुनियाद हुई एक मजबूत रिश्ता जो समझ और सम्मान पर आधारित हो, और साथ में लचीलापन। लेकिन अब आते हैं उन औजारों पर। पर्यवेक्षकों के पास अपनी इन जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए क्या ठोस साधन होते हैं? स्रोत ने जरूर कुछ का जिक्र किया होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई महत्वपूर्ण साधनों की रूपरेखा देता है और ये सब उसी रिश्ते के दायरे में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले तो है व्यक्तिगत और सामूहिक सम्मेलन, मतलब इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस। ये नियमित बैठकें होती हैं। व्यक्तिगत बैठकों में क्या होता है कि विद्यार्थी खुलकर अपनी चिंताओं पर, अपनी सफलताओं पर या जो भी सीखने के अनुभव हैं उन पर बात कर सकता है, बिना किसी झिझक के। अच्छा, तो एक सुरक्षित जगह मिलती है जहां वो अपनी कमजोरियां भी बता सकें या सवाल पूछ सके, है ना? बिल्कुल। और सामूहिक सम्मेलन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ विद्यार्थी एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। उन्हें पता चलता है कि अरे, दूसरों को भी वैसी ही चुनौतियां आ रही हैं और वो मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं। ये सहकर्मी सीखने, मतलब पीयर लर्निंग का एक शानदार अवसर होता है। हाँ, ये दोनों तरह की बातचीत जरूरी लगती है। और क्या साधन फिर आते हैं प्रक्रिया रिकॉर्ड्स, प्रोसेस रिकॉर्ड्स। ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है मेरे हिसाब से। इसमें विद्यार्थी सिर्फ ये नहीं लिखता कि उसने क्या किया, बल्कि वो अपनी बातचीत, अपनी सोचने की प्रक्रिया, अपनी भावनाएं और जो नैतिक दुविधाएं सामने आई उनका भी विस्तार से विश्लेषण करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं हुई, ये तो एक तरह से आत्मचिंतन, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास हो गया। पर्यवेक्षक इसमें कैसे मदद करता है फिर? पर्यवेक्षक इन रिकॉर्ड्स को पढ़ता है और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, फीडबैक देता है। वो विद्यार्थी को उसकी सोच के पैटर्न पहचानने में मदद कर सकता है, उसके विश्लेषण को और गहरा करने में मदद करता है और उसे वैकल्पिक दृष्टिकोण, मतलब और क्या हो सकता था, वो सुझाता है। इससे विद्यार्थी को अपने काम को ज्यादा गहराई से समझने और उससे सीखने में मदद मिलती है। ये तो काफी गहन प्रक्रिया लगती है। इसके अलावा और क्या? क्लाइंट रिकॉर्ड्स। इससे ये सुनिश्चित होता है कि विद्यार्थी पेशेवर मानकों का, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहा है या नहीं, दस्तावेजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं, और सेवार्थी की ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। ये एक तरह से जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का तरीका है। और क्या पर्यवेक्षक विद्यार्थी को काम करते हुए भी देखता है, मतलब लाइव? हाँ, बिल्कुल। यही स्थान पर प्रेक्षण यानी ऑन साइट ऑब्जर्वेशन का महत्व आता है। पर्यवेक्षक सीधे तौर पर विद्यार्थी को सेवार्थियों के साथ बातचीत करते हुए या कोई समूह चलाते हुए या दूसरे काम करते हुए देखता है। ये प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देने का, मतलब डायरेक्ट फीडबैक देने का बेहतरीन मौका होता है। आप तुरंत बता सकते हैं कि क्या अच्छा हुआ और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। हाँ, पर यह ध्यान रखना होता है कि ये इस तरह से किया जाए कि विद्यार्थी असहज महसूस ना करे। ठीक है। और इन सभी साधनों के साथ आपने शुरू में नियमित और रचनात्मक प्रतिपुष्टि का जिक्र किया था, रेगुलर और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। शायद ये सब कुछ को एक साथ बांधता है। निश्चित रूप से प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो है वो इन सभी साधनों का एक अभिन्न अंग है। ये सिर्फ गलतियां बताना नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थी की शक्तियों को उजागर करना है, सुधार के क्षेत्रों को स्पष्ट करना है और आगे बढ़ने के लिए ठोस सुझाव देना है। और ये समय पर होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, और संतुलित यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात हो। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सारे साधन तभी कारगर हैं जब पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के बीच वो भरोसे वाला रिश्ता हो, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। बिल्कुल। स्रोत ये साफ करता है कि ये साधन अपने आप में कुछ नहीं है। इनका मूल्य उस रिश्ते से आता है जिसके भीतर इनका उपयोग किया जाता है। अगर विद्यार्थी पर्यवेक्षक पर भरोसा नहीं करता या उसे लगता है कि बस उसकी आलोचना ही होगी, तो न वो प्रक्रिया रिकॉर्ड में खुलकर लिखेगा, न सम्मेलनों में ईमानदारी से बात करेगा। वो रिश्ता ही इन साधनों को जीवंत और प्रभावी बनाता है। हाँ, ये बात पूरी तरह समझ आती है। रिश्ता बुनियाद है और साधन उस बुनियाद पर खड़े उपकरण हैं। अब स्रोत पर्यवेक्षक के 3 तरह के कार्यों का उल्लेख करता है, जिसे वो त्रिशाखित कार्य कहता है, ट्राइपार्टाइट फंक्शन। ये क्या है? यहाँ चीजें थोड़ी और दिलचस्प होती जा रही हैं। हाँ, ये त्रिशाखित मॉडल जो है वो पर्यवेक्षण की जटिल और बहुआयामी प्रकृति को समझने में बहुत मददगार है।
ये दिखाता है कि पर्यवेक्षक को एक साथ कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, कई टोपियां पहननी पड़ती हैं, कह सकते हैं। पहला कार्य है प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। प्रशासनिक मतलब कागजी कार्रवाई, नियमों का पालन करवाना। ये थोड़ा सूखा सा लगता है सुनने में। लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसमें जो एजेंसी है या संस्थान है, उसकी नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना शामिल है, जैसे विद्यार्थी की उपस्थिति पर नजर रखना, समय पर रिपोर्ट जमा करवाना, केस रिकॉर्ड सही रखना, सुरक्षा नियमों का पालन करवाना वगैरह। ये काम व्यवस्था और जवाबदेही बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी संगठनात्मक ढांचे के भीतर काम करना सीखे। ठीक है, समझ गया। ये एक तरह का ढांचा प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा और शायद सबसे मुख्य कार्य है शिक्षण कार्य, एजुकेशनल फंक्शन। यहीं पर पर्यवेक्षक का असली सार है, उसकी आत्मा है। इसका फोकस विद्यार्थी के ज्ञान, उसके कौशल और उसके पेशेवर समझ को विकसित करना है। तो यहाँ पर्यवेक्षक एक शिक्षक की भूमिका में आ गया। क्या सिखाता है वो? सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारें, थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाएं, किसी विशेष स्थिति का आकलन कैसे करें, कौन सी हस्तक्षेप रणनीति मतलब इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी चुने और क्यों चुने, नैतिक दुविधाओं का सामना कैसे करें, एथिकल डिलेमास, सेवार्थी के साथ प्रोफेशनल बाउंड्रीज कैसे बनाए रखें, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ये सब शिक्षण कार्य का हिस्सा है। पर्यवेक्षक विद्यार्थी को सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देता है। वो उसे आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में मदद करता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ काम करवाना नहीं हुआ, ये तो सोचना सिखाना हुआ। और तीसरा कार्य? तीसरा है सहायक कार्य, सपोर्टिव फंक्शन। क्षेत्र कार्य, खासकर सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में भावनात्मक रूप से बहुत भारी पड़ सकता है और डिमांडिंग हो सकता है। विद्यार्थी अक्सर मुश्किल परिस्थितियों का, मानवीय पीड़ा का और जटिल नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। इससे तनाव, निराशा या बर्नआउट का खतरा रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर्यवेक्षक एक तरह से भावनात्मक सहारा देता है, इमोशनल सपोर्ट। हाँ, सहायक कार्य का मतलब है विद्यार्थी के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण का ध्यान रखना, उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देना, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, खासकर जब वे गलतियां करते हैं या अनिश्चित महसूस करते हैं। ये उन्हें लचीला, रिजिलिएंट बनने में मदद करता है। बाप रे, तो एक ही व्यक्ति को एक कुशल प्रबंधक भी होना है, एक जानकार शिक्षक भी और एक संवेदनशील मार्गदर्शक या मेंटोर भी। तीनों भूमिकाएं। ये तो सुनने में ही बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। इसके लिए किस तरह के खास गुण चाहिए होंगे? स्रोत सीधे तौर पर शायद सूझी नहीं देता, जैसा आपने कहा था, लेकिन इन भूमिकाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या जरूरी होगा। सही कहा, स्रोत गुणों की कोई चेकलिस्ट नहीं देता, लेकिन इन तीनों भूमिकाओं, प्रशासनिक, शिक्षण और सहायक की प्रकृति को देखें तो ये साफ है कि ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए विशेष गुणों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो इन तीनों भूमिकाओं में संतुलन साधना अपने आप में एक कला है, जिसके लिए बेहतरीन संगठनात्मक क्षमता और समय प्रबंधन कौशल चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। हाँ, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि कभी प्रशासनिक जरूरतें शिक्षण के समय पर हावी हो जाएं, या शायद भावनात्मक सहारा देने के चक्कर में मानकों से समझौता हो जाए। संतुलन साधना बहुत अहम होगा। शिक्षण भूमिका के लिए क्या जरूरी लगता है? शिक्षण के लिए जाहिर है उस विषय या क्षेत्र की गहरी विशेषज्ञता होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। जटिल विचारों और सिद्धांतों को सरल, समझने योग्य भाषा में बता पाना, मतलब उत्कृष्ट संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ही जरूरी हैं। और सिर्फ बताना नहीं, बल्कि विद्यार्थी को सवाल पूछने और खुद सोचने के लिए प्रेरित करना भी अहम है। और सहायक भूमिका, उसके लिए तो शायद अलग तरह के गुण चाहिए होंगे। बिल्कुल, सहायक भूमिका के लिए समानुभूति, एम्पैथी शायद सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विद्यार्थी की भावनाओं और संघर्षों को समझने और महसूस करने की क्षमता। इसके साथ ही धैर्य चाहिए, पेशेंस, क्योंकि सीखना एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है और विद्यार्थी गलतियां करेंगे ही। सक्रिय रूप से सुनने का कौशल, एक्टिव लिसनिंग भी जरूरी है, ताकि विद्यार्थी महसूस करे कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है। और एक भरोसे का माहौल बनाने की क्षमता, जहां विद्यार्थी बिना डर के अपनी मुश्किलें साझा कर सके।
और प्रशासनिक भूमिका के लिए? शायद निष्पक्षता, फेयरनेस, नियमों की स्पष्ट समझ और उन्हें लागू करने की दृढ़ता। हाँ, और साथ ही पारदर्शिता भी, ट्रांसपेरेंसी। विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इन सब के ऊपर एक सकारात्मक और सीखने को बढ़ावा देने वाला समग्र रवैया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड महत्वपूर्ण है। तो हाँ, स्रोत सूची नहीं देता, पर इन भूमिकाओं को देखकर ही पता चलता है कि एक प्रभावी पर्यवेक्षक में गुणों का एक व्यापक और गहरा समूह होना चाहिए। ये सिर्फ अनुभव का मामला नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक बहुत ही मांग वाली और कुशल भूमिका है। और जहां इतनी सारी भूमिकाएं और अपेक्षाएं हैं, वहां चुनौतियां भी जरूर होंगी। पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में कुछ स्वाभाविक मुश्किलें या चुनौतियां क्या हैं? स्रोत किन मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान खींचता है? स्रोत कुछ मुख्य चुनौतियों को रेखांकित करता है जो इस प्रक्रिया को और जटिल बना सकती हैं। पहली चुनौती है सांस्कृतिक और अनुभूति की भिन्नता, कल्चरल एंड कॉग्निटिव डिफरेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि पर्यवेक्षक और विद्यार्थी अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो सकते हैं? हाँ, और सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि उनके सोचने, समझने, सीखने और दुनिया को देखने के नजरिए में भी अंतर हो सकता है, कॉग्निटिव डिफरेंसेस भी। ये अंतर संवाद में बाधा डाल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं और अपेक्षाओं में टकराव ला सकते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये व्यवहार में कैसे दिख सकता है प्रैक्टिकली? जरूर। मान लीजिए एक संस्कृति में सीधे तौर पर ना कहना या असहमति जताना असभ्य माना जाता है, जबकि दूसरी संस्कृति में इसे स्पष्टता और ईमानदारी समझा जाता है। अब अगर पर्यवेक्षक और विद्यार्थी अलग-अलग पृष्ठभूमि से हैं, तो फीडबैक देने या लेने का तरीका ही गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसी तरह अधिकार मतलब अथॉरिटी को लेकर अलग-अलग समझ हो सकती है, या समय की पाबंदी को लेकर अलग-अलग रवैये हो सकते हैं। पर्यवेक्षक को इन अंतरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए और इन अंतरों को समझने और सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो वाकई बहुत जरूरी बात है, खासकर आज की इतनी विविध समाजों में। इस पर ध्यान न दिया जाए तो रिश्ते में दरार आ सकती है। दूसरी चुनौती क्या बताई गई है? दूसरी एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण चुनौती है प्रशिक्षण की आवश्यकता। नीड फॉर ट्रेनिंग। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता या पेशेवर होना किसी को अपने आप एक अच्छा पर्यवेक्षक नहीं बना देता। प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। ट्रेनिंग जरूरी है। ये दिलचस्प है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि भाई जो अपने काम में माहिर है वो दूसरों को सिखा भी सकता है, लेकिन स्रोत कह रहा है कि पर्यवेक्षण अपने आप में एक अलग विशेषज्ञता है, एक अलग स्किल सेट है। बिल्कुल, पर्यवेक्षण के अपने सिद्धांत हैं, अपने मॉडल्स हैं, अपनी तकनीकें हैं। कैसे प्रभावी फीडबैक दें, सीखने के अलग अलग स्टाइल को कैसे समझें और उसके अनुरूप अपनी रणनीति कैसे बदले, समूह पर्यवेक्षण कैसे करें, नैतिक दुविधाओं में विद्यार्थी का मार्गदर्शन कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण उन भूमिका संघर्षों को कैसे संभालें जिसका हमने पहले जिक्र किया था, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सब के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण की जरूरत है। अनुभव मदद करता है, हाँ, लेकिन वो प्रशिक्षण का विकल्प नहीं है। बिना प्रशिक्षण के नेक इरादों के बावजूद पर्यवेक्षक अप्रभावी या यहाँ तक कि विद्यार्थी के विकास में बाधक भी बन सकते हैं। ये तो संस्थानों के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने पर्यवेक्षकों को उचित प्रशिक्षण दें। और तीसरी चुनौती जिसका जिक्र स्रोत करता है, भूमिका के विवाद, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने इस पर थोड़ा बात की थी, लेकिन क्या आप इसे और स्पष्ट कर सकती हैं? हाँ, ये उन 3 भूमिकाओं, प्रशासनिक, शिक्षण और सहायक के बीच के अंतर्निहित तनाव से जुड़ा है। एक ही व्यक्ति से ये तीनों भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है और कभी-कभी ये भूमिकाएं एक दूसरे के साथ सीधे टकराव में आ जाती हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण सोच सकते हैं? सोचिए, एक विद्यार्थी किसी गंभीर व्यक्तिगत संकट से गुजर रहा है। सहायक भूमिका के तहत पर्यवेक्षक को उसे सहानुभूति और समर्थन देना चाहिए, शायद कुछ लचीलापन भी दिखाना पड़े। लेकिन उसी समय प्रशासनिक भूमिका के तहत पर्यवेक्षक को ये भी सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी एजेंसी के नियमों का पालन करे, समय पर काम पूरा करे और पेशेवर मानक बनाए रखे। और शिक्षण भूमिका के तहत उसे ये भी देखना है कि विद्यार्थी जरूरी कौशल सीख रहा है या नहीं। समझ गया। तो यहाँ एक तरफ विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतें हैं, सहायक भूमिका, दूसरी तरफ एजेंसी के नियम और अपेक्षाएं हैं,
प्रशासनिक भूमिका, और तीसरी तरफ सीखने का लक्ष्य, शिक्षण भूमिका। पर्यवेक्षक को इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाना है, ये वाकई मुश्किल हो सकता है। हाँ, और यही पर्यवेक्षण की कला है, आर्ट ऑफ सुपरविजन। कब ज्यादा सहायक होना है, कब नियमों पर जोर देना है और कब सीखने पर फोकस करना है, इसमें कोई सीधा बना बनाया जवाब नहीं होता। पर्यवेक्षक को स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करना होता है, विद्यार्थी की जरूरतों और क्षमताओं को समझना होता है और एक ऐसा रास्ता निकालना होता है जो विद्यार्थी के विकास और कल्याण के साथ साथ पेशेवर जिम्मेदारियों को भी संतुलित करे। स्रोत कहता है कि इन विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाना ही पर्यवेक्षण की जटिल प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये रोजमर्रा की हकीकत है। ठीक है, हमने पर्यवेक्षण की प्रक्रिया, उसके साधनों, पर्यवेक्षण की बहुआयामी भूमिकाओं, जरूरी गुणों और सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों को काफी विस्तार से समझा। अब इस सब का निचोड़ क्या है? ये सारी बातें क्यों मायने रखती हैं? ये जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि क्षेत्र अपागम अधिगम, फील्ड प्रैक्टिकम लर्निंग यानी फील्ड वर्क महज एक कोर्स का हिस्सा नहीं है। जैसा कि स्रोत इंगित करता है, ये वो पुल है जहां सिद्धांत और व्यवहार मिलते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस। ये वो प्रयोगशाला है जहां विद्यार्थी क्लासरूम में सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन की जटिलताओं में लागू करना सीखते हैं। ये उनके पेशेवर बनने की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण हो सकता है। और प्रभावी पर्यवेक्षण इस यात्रा को सफल बनाने की कुंजी है, चाबी है। एकदम सही। एक प्रभावी पर्यवेक्षक सिर्फ ज्ञान और कौशल ही हस्तांतरित नहीं करता, वो विद्यार्थी को पेशेवर मूल्य, नैतिकता, आत्मजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस और आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। वो एक सुरक्षित और चुनौतीपूर्ण सीखने का माहौल बनाता है, जहां विद्यार्थी गलतियां कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ तकनीकी कौशल सिखाना नहीं है, बल्कि एक सक्षम, नैतिक और आत्मचिंतनशील पेशेवर की नींव रखना है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए उन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना इतना महत्वपूर्ण है। अगर सांस्कृतिक भिन्नताओं को नजरअंदाज किया जाता है, अगर पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता या अगर भूमिका संघर्षों को ठीक से संभाला नहीं जाता, तो ये सीखने की पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। एक अच्छा पर्यवेक्षण अनुभव विद्यार्थी को जीवन भर के लिए प्रेरित कर सकता है और उसके करियर की दिशा तय कर सकता है। वहीं एक खराब अनुभव उसे हतोत्साहित कर सकता है, उसका आत्मविश्वास तोड़ सकता है और शायद उसे पेशे से ही विमुख कर दे। इसलिए प्रभावी पर्यवेक्षण न केवल विद्यार्थी के लिए बल्कि उन सेवार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनकी वे सेवा करेंगे और अंततः पूरे पेशे की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि क्षेत्र प्रायोगिक कार्य का पर्यवेक्षण महज एक प्रशासनिक जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक गहन शैक्षणिक और विकासात्मक प्रक्रिया है। ये जटिल है, बहुआयामी है और इसमें मानवीय संबंध और कौशल का एक अनूठा मिश्रण शामिल है। निश्चित रूप से इसमें एक भरोसेमंद, सहायक रिश्ता बनाना शामिल है। इसमें व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप विभिन्न शिक्षण साधनों और रणनीतियों का बुद्धिमानी से उपयोग करना शामिल है। इसमें प्रशासनिक, शैक्षिक और सहायक भूमिकाओं के बीच नाजुक संतुलन साधना शामिल है और इसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता और भूमिका संघर्षों जैसी चुनौतियों का सामना करने और उन्हें रचनात्मक रूप से हल करने की क्षमता भी शामिल है। और ये भी साफ है कि इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए न सिर्फ अनुभव बल्कि विशेष गुणों और सबसे बढ़कर समर्पित प्रशिक्षण की सख्त जरूरत है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे जहन में घूम रहा है, जिस पर स्रोत ने शायद सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने इस पर बहुत ध्यान दिया कि पर्यवेक्षक विद्यार्थी के विकास के लिए कितना कुछ करता है, अपना समय, ज्ञान, समर्थन देता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया सिर्फ एक तरफा है? क्या इस सिखाने, मार्गदर्शन देने और समर्थन करने की प्रक्रिया में खुद पर्यवेक्षक का भी पेशेवर और शायद व्यक्तिगत स्तर पर विकास होता है? क्या विद्यार्थी भी पर्यवेक्षक को कुछ सिखाते हैं? ये विचार कि पर्यवेक्षण एक पारस्परिक सीखने का अनुभव भी हो सकता है, ये मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है। इस पर शायद और सोचने की गुंजाइश है। ये एक बेहतरीन सवाल है और सोचने लायक बिंदु भी। अक्सर हम पर्यवेक्षक को सिर्फ देने वाले के रूप में देखते हैं, पर ये सच है
किसी को सिखाने की प्रक्रिया, किसी के विकास में भागीदार बनने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। नई पीढ़ी के दृष्टिकोण को समझना, अपने खुद के अभ्यासों पर पुनर्विचार करना, अपनी संचार और सहानुभूति कौशल को और निखारना। तो हाँ, ये बहुत संभव है कि ये एक दो तरफा रास्ता हो, जहाँ दोनों सीखते और बढ़ते हैं। ये वाकई आगे की खोज का विषय हो सकता है। इस गहन और व्यावहारिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।